हेलो बच्चों। तो हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका जीवन की इकाई वाला चैप्टर शुरू किए थे। इसमें हम लोग बहुत सारी बातों के बारे में जान चुके हैं, है ना। हम लोग जब शुरू किए थे तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन से लेकर प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें जब हम कोई भी सेल ऑर्गेनेल या बोला जाए कि जो हम मेम्ब्रेन में आने वाली एक सिस्टम जो होती है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो आंतरिक रूप से रहती है इसलिए इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोला गया है। मतलब ये एक झिल्ली का एक ऐसा तंत्र है जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल को आपस में कनेक्ट करती है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ से कि कौन कौन सी झिल्ली है और कैसे काम करती है झिल्ली से घिरी हुई कोशिकाओं, ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, एंडो का मतलब क्या होता है आंतरिक, तो इसको हम लोग बोलेंगे अंतः झिल्लिका तंत्र। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंतः झिल्लिका तंत्र बोलेंगे। झिल्लिका तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसको हम लोग शॉर्ट में EMS भी बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को, ठीक है। तो ये बात भी हमें याद रखना है, ठीक है। अंतः झिल्लिका तंत्र इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होती है, तो इसका मतलब है कि ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो आपस में कनेक्ट होकर चलेंगे और एक दूसरे के कार्यों को निर्धारित करेंगे, तो उसको हमें जानना है, ठीक है। तो देखें, क्योंकि देखो मेम्ब्रेन नाम आता है यहाँ पर जिया झिल्लिका, तो झिल्लिका का मतलब ये है कि यहाँ पर झिल्लीदार अंगक होंगे। मतलब इसमें आने वाले जितने भी कोशिकांग हैं उनके अंदर में क्या होगा, झिल्ली होगा ही होगा, कोशिकांग। तो इसमें जो कोशिकांग आएंगे उसमें क्या होगा, झिल्लिका होगा या मेम्ब्रेन होंगे। तो मेम्ब्रेन का एक ग्रुप बनाएगा ये, है ना। तो देखते हैं इसमें यह झिल्लीदार अंगों का एक समूह होता है जिनके कार्य समन्वित होते हैं। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो फंक्शन होते हैं, जो भी कोशिकांग आएंगे इनके जो फंक्शन या बोल सकते हैं कार्य, वो क्या रहते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं या समन्वित रहते हैं। समन्वित, समन्वित को बोलते हैं हम लोग क्या, एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े हुए रहते हैं। तो इनके कार्य एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। और जिनके कार्य, जिन कोशिकांगों के कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं वही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, GERL और V, इससे याद रखेंगे। मतलब एक गर्ल का विवाह होता है तो इससे हमें याद रख सकते हैं यहाँ पर। तो जी का मतलब यहाँ पर क्या है, जी का मतलब होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आने वाली क्या है, गोल्जी बॉडी, है ना। गोल्जी बॉडी या बोल सकते हैं इसको गोल्जी अपरेटस बोलते हैं, अपरेटस, गोल्जी अपरेटस। ER का मतलब क्या है यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एल का मतलब क्या है यहाँ पर, लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम, है ना। और उसके बाद में चौथा आती है कौन, वी से मतलब क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब क्या है, रिक्तिकाएं होती है, तो वैक्यूल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से कोशिकांग आते हैं। तो 4 कोशिकांग आती है, और कभी कभी इसको नाम लिख के भी देते हैं ना, कि GERL का फुल फॉर्म लिखने के लिए। तो जी का मतलब यहाँ पर गोल्जी बॉडी, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल का मतलब लाइसोसोम, वी का मतलब वैक्यूल। तो 4 है, पहली बात तो ये जान गए हम लोग। दूसरा ये जाने कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखते क्यों है इसको, इन सभी कोशिकांगों को। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, कि इनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। चूंकि हम लोग इस कार्य को हम जुड़े हुए होते करके जान रहे हैं, तो इसको प्रूव करके भी तो दिखाएंगे, है ना। तभी तो पता चलेगा कि इसके कार्य एक दूसरे से वाकई में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, है ना। उसको भी हमें जानना है। तो है ना, मेरे ख्याल से पूरा बात चारों समझ आया होगा कि 4 कोशिकांग जो रहती है एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसके आगे हम लोग और देखते हैं, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं किसको, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इससे पहले एक चीज जानिए कि देखो ये तो कोशिकांग एक दूसरे से जुड़े हैं तो वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ गया, लेकिन जो एक दूसरे से जुड़े नहीं है वो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, NCERT ने भी यहाँ पर लिखा है क्या, कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड पैरोक्सिसोम पर ऑक्सीजोम, है ना, इज नॉट इंक्लूडेड, इज नॉट इंक्लूडेड इन EMS। मतलब यह एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते। तो कौन कौन नहीं आता, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता, दूसरा प्लास्टिड नहीं आती, और तीसरा क्या नहीं आता, पैरोक्सिसोम नहीं आते, है ना। तो इसको हम लोग MPP से याद कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड पैरोक्सिसोम, है ना। किस में नहीं आते, तो इन लोग EMS में नहीं आते। क्यों, तो देखो क्योंकि लिखा रहता है ना, क्यों आते हैं क्यों नहीं आते वाला, तो AR वाले क्वेश्चन बनाते हैं।
तो इन लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि इनके कार्य एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। इनके कार्य एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। अब जो जुड़े रहेंगे उनके कार्य तो है ना, जो जुड़े रहेंगे उन लोग किस में आएंगे? ईएमएस में। और जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहेंगे उन लोग किस में आएंगे? तो उन लोग आएंगे ईएमएस में, इंक्लूड नहीं रहेंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो दो चीज यहाँ पर हम पढ़े कि ईएमएस में आने वाले कोशिकांग कौन कौन है, तो ये 4 है, जबकि ईएमएस में नहीं आने वाले कोशिकांग कौन है? तो ये तीनों है। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड पेरोक्सिसोम। तो इसको भी हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ये नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन कौन ईएमएस में नहीं आते, पूछा था, तो इन लोग नहीं आते। कौन? एमपीपी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड पेरोक्सिसोम, ठीक है। तो इसको भी हमें जानना है। अब देखते हैं हम लोग एंडोइम्यून सिस्टम में जो सबसे पहला आने वाला जो कोशिकांग है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो इसको जाने हम लोग, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है इसके बारे में तो देखें। ये कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई नलिकाकार संरचनाओं का एक जाल है। नलिकाकार संरचनाओं मतलब ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे इन लोग, नलिका के फॉर्म में। और देखो ये कहाँ पर फैली हुई है? साइटोप्लाज्म में फैली हुई है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी में देख भी सकते हैं हम लोग। तो ये नलिकाकार ट्यूब के जैसे है, लेकिन ये ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ऐसे फोल्डिंग 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 टाइप की रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई रहती है, लेकिन उसमें से भी कुछ जो रहते हैं उन लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपके हुए रहते हैं। कौन चिपका हुआ रहता है देखते हैं हम लोग, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःकोश के स्थान को दो भागों में विभाजित करता है। तो पहला क्या है? लुमिनल, है ना, और ये लुमिनल वाले में ईआर के अंदर है, और एक्स्ट्रा लुमिनल वाला जो है ना वो साइटोप्लाज्म की ओर में रहती है। मतलब बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर कि देखो ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं, तो अंदर वाली जो जगह रहती है वो बनाती है इंट्रालुमिनल, इंट्रालुमिनल वाला पार्ट बनाती है, मतलब खाली स्थान है। और जो बाहर की ओर है, मतलब साइटोप्लाज्म की ओर, साइटोप्लाज्म की ओर वो क्या बनाते हैं? एक्स्ट्रा लुमिनल बनाते हैं। एक्स्ट्रा लुमिनल मतलब खाली जगह, खाली स्थान बनाते हैं। मतलब बोला जाए कि कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं एक्चुअल में, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर ट्यूब्यूल, पूरा साइटोप्लाज्म था, यहाँ पर ट्यूब्यूल्स रख दिए बीच में, तो बाहर की ओर साइटोप्लाज्म की ओर जो रहेगा एक्स्ट्रा लुमिनल रहेगा, जबकि इनसाइड दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रा लुमिनल हो जाती है। लुमिनल ईआर के अंदर और एक्स्ट्रा लुमिनल जो रहेगी वो साइटोप्लाज्म की तरफ रहेगी, है ना। इसको इससे पूछ सकते हैं कि इसमें से लुमिनल में से कौन सा वाला लुमिनल जो रहता है साइटोप्लाज्म की ओर रहता है करके, तो एक्स्ट्रा लुमिनल वाला भाग जो रहता है क्या रहता है? साइटोप्लाज्म की ओर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब हम इसको बोलेंगे RER है ये, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या है? SER। तो दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, तो इसको भी जानते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या होती है। तो देखें RER वाला क्या होता है। तो पहला है RER, तो इसमें इसको हम लोग खुरदुरा अंतः प्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इनकी सतह पर देखो एक लाइन है, यहाँ पर सतह पर प्रेजेंट रहती है ना राइबोसोम, ये बात याद रखना। जबकि और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर में रहती है, जबकि इसके सतह में रहती है राइबोसोम। तो इसीलिए RER अक्सर उन कोशिकाओं में पाया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण और स्त्राव में सक्रिय रूप से शामिल होती है। ये विस्तृत होते हैं और केंद्रक की बाहरी झिल्ली से जुड़े होते हैं। सीधी सी बात है, याद रखना यहाँ पर कि देखो ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि बोला जाए कि न्यूक्लियर एनवलप, तो कौन सी वाली? आउटर न्यूक्लियर एनवलप, वहीं से जुड़ी हुई रहती है क्या? ER। और ER जब जुड़ती है तो इसी में जुड़े हुए रहते हैं क्या? राइबोसोम। और यही राइबोसोम इसके सरफेस में जुड़कर इन दोनों को मिलाकर क्या बनाती है? SRER बनाती है। मतलब बोला जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले तो रहता है, लेकिन जैसे ही राइबोसोम न्यूक्लियोलस के द्वारा बनती है वो आके इसके सरफेस में जुड़ जाती है और क्या बना देती है? RER बनाती है, ठीक है। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ना, वो क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर बाउंड्री से जुड़ी है। एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन वो वाली क्या रहती है? जस्ट इसके साइड में रहेगी, लेकिन वो जुड़ी हुई नहीं रहती। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी है, जबकि SER फ्री होती है। तो फ्री किस में? तो साइटोप्लाज्म में रहती है। ये साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई रहती है, जालनुमा संरचना रहती है। ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में नलिकाकार नलिकाओं का जाल होती है। और ये जो है देखो उससे हट के है यहाँ पर। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी है, जबकि SER जुड़ी हुई नहीं रहती, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली रूप से पाई जाती है। तो वो बात भी हमें जानना है, ठीक है। अब चूंकि देखो हम पढ़ते हैं जब राइबोसोम जो रहता है, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे भी कि राइबोसोम जहां पर भी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। मतलब प्रोटीन बनाने वाली यूनिट होती है राइबोसोम।
तो जिसके साथ राइबोसोम है, क्या उन लोग प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते होंगे? तो हाँ, लेते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर कि आरईआर अक्सर उन कोशिकाओं में पाया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण करती है और स्त्राव में सक्रिय रूप से शामिल होती है। स्त्राव का मतलब सिक्रीशन, प्रोटीन बनाएगी और सिक्रीट कर देगी, जहां पर प्रोटीन की जरूरत वहां पर बन जाएगी। जैसे कि इन लोग प्रोटीन बनाते हैं, तो हम पढ़े हैं कि जो साइटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियर सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन जो रहती है, वो तो लिपिड और प्रोटीन से बनी रहती है। तो वहां पर वो प्रोटीन जो रहती है जाके ना प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन बनाने में अपना है योगदान देती है। तो बोला जाए उसी को हम लोग बोलते हैं स्त्राव। मतलब जहां पर बनेगी वहां पर यूज भी तो होना चाहिए इसका, तो यूज होने वाली जगह में चली जाती है ना। और उसके बाद ये विस्तृत होते हैं और केंद्रक की बाहरी झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं, ये बात तो मैंने बता दिया। तो याद रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आर, तो इसके कार्य जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसके कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, या बोल सकते हैं संश्लेषण करना। भूलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आर ई आर जो रहती है, देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आर ई आर एस ई आर के कार्य लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर आर से याद रखना राइबोसोम, और राइबोसोम ही जब जुड़ती है ई आर से तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। और चूंकि राइबोसोम है इसलिए प्रोटीन बनाती है, तो प्रोटीन संश्लेषण करने का काम किसका है? आर ई आर का। जबकि दूसरा वाला क्या है? चिकनी अंतः प्लाज्मिक मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है। मतलब देखो इसके सरफेस में राइबोसोम है इसीलिए रफ है, इसके सरफेस में कुछ भी नहीं तो क्या है? चिकना रहता है, मतलब स्मूथ रहते हैं। ये लिपिड संश्लेषण का प्रमुख स्थान है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे प्रोटीन संश्लेषण का है, तो यहाँ पर कौन से संश्लेषण? लिपिड। लेकिन उसके अलावा ये जंतु कोशिकाओं में लिपिड जैसे स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण एससीआर में होता है। मतलब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हिडन लाइन लिखा है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। क्या? कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये क्या करती है? लिपिड संश्लेषण करती है, लिपिड संश्लेषण ये करती है। लेकिन जब लिपिड संश्लेषण करेगी तो यहाँ पर कोई कोशिकाओं के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया गया है। मतलब कौन सी कोशिका करती है, जंतु कोशिका करती है कि पादप कोशिका करती है कि बैक्टीरिया करती है कि कवक करती है, कुछ भी नहीं बोला है। सिर्फ ये बोल दिया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड संश्लेषण करती है, ये बात बोल दिया। लेकिन यहीं पर हिडन लाइन लिखता है एनसीईआरटी कि क्या लिखा है? कि जब प्राणी होते हैं ना, जंतु कोशिका मतलब जब एनिमल सेल रहेंगे, तो एनिमल सेल में क्या करती है? देखो चूंकि हार्मोन वगैरह सभी सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म में तो संश्लेषण होता नहीं, तो एनिमल सेल में ये क्या करती है? लिपिड तो करेगी ही, लिपिड साथ में स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड इसके बारे में हम पढ़े थे। जो हार्मोन होती है उसकी अलग अलग प्रकृति होती है, तो लिपिड भी करती है, स्टेरॉयड हार्मोन का भी संश्लेषण करती है। हार्मोन का संश्लेषण या स्त्राव संश्लेषण करने का काम कौन करती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब बोला जाए तो देखो सभी प्रकार की कोशिकाओं में क्या चीज सिंथेसिस करने में इन्वॉल्व होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड में। लेकिन एनिमल सेल में लिपिड जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन, मतलब लिपिड भी करती है, स्टेरॉयडल हार्मोन का भी क्या करती है? संश्लेषण करती है। कौन? एसईआर जो रहती है। ठीक है, इसके अलावा एसईआर का और भी काम होता है ना। यदि जानना चाहे तो ये लीवर में क्या करती है? डिटॉक्सिफिकेशन करती है। लीवर में निराविषीकरण करती है ड्रग्स का। निराविषीकरण, निराविषीकरण मतलब लीवर में निराविषीकरण करना है ना, किसका? मेडिसिन या बोल सकते हैं ड्रग का। ड्रग मतलब दवाई, दवाई जो भी खाते हैं, जैसे बीमार पड़ते हैं तो कोई दवाई लेते हैं ना, तो उसका निराविषीकरण करता है। कहाँ पर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है ना। कहाँ पर करती है? लीवर में। तो लीवर में पाई जाने वाली जितनी भी सेल है, उसमें पाए जाने वाले जो एसईआर है, उन लोग निराविषीकरण करने का काम करते हैं। किसमें? लीवर के अंदर में ड्रग्स का। तो ये बात हमें जानना है। और भी इसके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि आरईआर जो है प्रोटीन संश्लेषण करेगी, जबकि एसईआर करती है लिपिड। लेकिन जंतु कोशिकाओं में ये लिपिड जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण भी करती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या सभी प्रकार की कोशिकाओं में एसईआर स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन या संश्लेषण करती करके दिगत गलत हो जाएंगे? सभी प्रकार की कोशिकाओं में बोलेगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन एनिमल कोशिका में बोलेगा, जंतु कोशिकाओं में बोलेगा तो अब सही रहेगा। जंतु कोशिका में ये क्या करती है? स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण करती है। और जानते भी हैं हम लोग, हार्मोन जो रहती है, सभी प्रकार के जीवों में तो हार्मोन का सिक्रेशन होता नहीं है ना, क्योंकि जीव जैसे अलग अलग होते जाते हैं, उसी हिसाब से उनके बॉडी का स्ट्रक्चर, उनके अंदर के जो काम है वो अलग अलग चेंजेस होते जाते हैं।
क्योंकि हम लोग ह्यूमंस के बारे में जब पढ़ते हैं या जंतु के बारे में, जंतु का मतलब ज़्यादातर जितने भी जो एनिमल्स आते हैं एनिमल्स ग्रुप में, जैसे पोरीफेरस लेकर पूरा सिलेंट्रेटा है ना, से लेकर पूरा कॉर्डेटा तक पूरे, उन सभी में जिसमें भी हार्मोन का सिंथेसिस होता है उसमें कौन ही करता है, SER ही करते हैं। तो ये बात हमें जान लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखें, और अगला है गोल्जी अपरेटस के बारे में जानते हैं ना। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा कौन है, दूसरा नंबर गोल्जी बॉडी है ना। इसका 2-3 नाम है, गोल्जी अपरेटस या इसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, है ना, या इसको गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी उपकरण भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये कहाँ पर रहती है, तो केंद्रक के पास घनी रंगीन जालीदार संरचनाएं होती है ना। ये भी क्या रहती है, जालीदार संरचना। सर्वप्रथम अवलोकन कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने किया था, कब, 1898 में है ना, द्वारा किया गया था। तो कहाँ से किया गया था, तो इसने गोल्जी बॉडी को है ना कहाँ से किया था, नर्व सेल से किया था, नर्व सेल ऑफ ओल, मतलब उल्लू के जो तंत्रिका तंत्र है वहां से खोजा था इसने, और देखा कि ये केंद्रक के पास रहने वाली घनी रंजित संरचना होती है ना, जो सर्वप्रथम अवलोकन किसके द्वारा किया गया, कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, और इसके नाम पर ही ने इसको नाम दिया गया है गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो देखिए इसमें इसका साइज वगैरह की बात करते हैं, 0.5 से लेकर 1.0 मिलीमीटर व्यास के चपटे डिस्क के आकार के थैले, मतलब सिस्टर्नी होते हैं, डिस्क के शेप के जैसे सिस्टर्नी है ना, ऐसे रहते हैं सिस्टर्नी। ये देखो ये डायग्राम है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है इसका डायग्राम, तो देख लेना यहीं से। 0.5 से लेकर 1.0 mm व्यास के चपटे डिस्क के आकार के थैले सिस्टर्नी होते हैं। ये एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होते हैं। सिस्टर्नी एक दूसरे के समानांतर मतलब थोड़ा डिस्टेंस में, है ना। सिस्टर्नी सकेंद्रित रूप से व्यवस्थित होती है, जिसमें उत्तल शीश निर्माण सतह और अवतल ट्रांस परिपक्व सतह होती है। शीश और ट्रांस सतह पूरी तरह से भिन्न होती है लेकिन आपस में जुड़ी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, हम देख सकते हैं, देखना यहाँ पर हम डायग्राम देखें तो ये वाला फेस क्या है, शीश फेस है, ये वाला फेस क्या है, ट्रांस फेस। तो ये जो शीश फेस होती है ना, इसके 2-3 नाम और है, तो कौन कौन से इसके नाम होते हैं उसको भी हमें जानना है। तो देखो शीश वाले लोग होते हैं कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेस, मतलब उत्तल सतह, ठीक है। क्या है, उत्तल, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, उत्तल होता है। उसके अलावा इसको हम लोग फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। पहला क्या है ना, पहला दूसरा और तीसरा 3 नाम है इसके, क्या, कॉन्वेक्स फेस है, दूसरा फॉर्मिंग फेस है, तीसरा क्या है, शीश फेस। और इस इधर ट्रांस फेस की बात करें तो पहला ये ट्रांस फेस नाम हो गया इसका, दूसरा क्या होती है, कॉनकेव होती है ये, कॉनकेव, तीसरा क्या होती है, कॉनकेव फेस पूरा लिखें, और तीसरा क्या है, मैच्योरेटिंग फेज होती है, मैच्योरेटिंग फेज मतलब परिपक्व सतह होती है फेस। तो सभी के क्या है, 2-2, 3-3 नाम है, मतलब इन है ना, शीश फेस के 2 नाम और है, ट्रांस फेस के भी क्या है, 2 नाम और होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें सकेंद्रित रूप से वैसे होती है जिसमें उत्तल शीश निर्माण सतह, निर्माण का मतलब फॉर्मिंग सतह, और अवतल वाला ट्रांस परिपक्व सतह होती है ना। इसके अलावा और भी नाम बता दिया अवतल वाला में, है ना, ये परिपक्व सतह, देखो परिपक्व भी बोला है ना, ट्रांस भी अवतल भी, तो 3 तो नाम इसके ही हो गए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इधर भी वही है ना, उत्तल, दूसरा क्या है, शीश, निर्माण का मतलब फॉर्मिंग, तो 3 नाम होते हैं इसके, यही होती है। उसके बाद जो लाइन लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन से ना क्वेश्चन बनाते हैं कि शीश और ट्रांस सतह के लिए क्या बात है। तो देखिए शीश और ट्रांस सतह ना पूर्णतः अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। पूर्णतः अलग का मतलब सीधी सी बात है भाई, हम 2 मिरर पढ़ते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर तो अलग अलग ही है, तो कॉन्वेक्स मिरर का अलग ही प्रॉपर्टीज है, कॉनकेव मिरर का अलग ही है। सेम यहाँ भी कहानी वही है कि शीश फेज अलग ही दिखाई देते हैं और ट्रांस फेज अलग ही दिखाई देते हैं ना, देखने से भी दिखाई दे रहे हैं इन लोग, लेकिन अलग अलग तो है लेकिन आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। पूरी तरीके से भिन्न होती है और आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तभी तो काम करेगा। तो अपरेटस का मतलब क्या होता है, उपकरण, और उपकरण जो रहते हैं हमेशा उपकरण में देखना 2 चीजें होती है, एक ना इनसाइड होगा, है ना, इनर साइड होते हैं, और एक का आउटर साइड भी रहते हैं, मतलब एक तरफ से जब एंट्री होगा दूसरी तरफ से एग्जिट भी होते हैं। तो ये दोनों काम करती है। तो इसमें देखें हम लोग क्या क्या चीजें होती है, इसको जाने हम लोग, इसके काम जानते हैं हम लोग। तो गोल्जी तंत्र का क्या कार्य है, तो यह तंत्र कोशिका के भीतर स्थित लक्ष्यों या कोशिकाओं के बाहर पदार्थों का स्त्राव करती है, और श्वसन तंत्र है ना, मतलब श्वसन तंत्र नहीं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पुटिकाओं के रूप में पैक किए जाने वाले पदार्थ शीर्ष सतह से जुड़कर ट्रांस सतह की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि गोल्जी तंत्र ईआर के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ईआर पर राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन को गोल्जी तंत्र के सिस्टर्नी में
संशोधित किया जाता है इससे पहले कि वे इसके ट्रांस सतह से मुक्त हो। इस तंत्र के माध्यम से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनती है। मतलब यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने का मुख्य स्थल पूछेगा तो कौन होती है, गोल्जी बॉडी ही होती है। ठीक है, अब ये जो बात है इन सबको हम लोग पूरा से अच्छे से समझते हैं कि क्या होती है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ से कहानी जानते हैं, है ना, किसकी कहानी, तो जानेंगे हम लोग आलू चिप्स फैक्ट्री की कहानी जानेंगे, है ना, उसी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो देखते हैं यहाँ से क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम क्या पढ़े यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, दो टाइप के पढ़े हम लोग, RER, और इधर क्या पढ़े हम लोग, SER। RER पढ़े और SER पढ़े। RER वाले में राइबोसोम था, इसीलिए क्या बनाती थी ये, प्रोटीन बनाती थी, जबकि SER में, है ना, ये क्या बनाते थे, लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन भी बनाती है। ठीक है, ये बात हम लोग जाने। RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जान गए हम लोग, इन लोग ये काम करती है, ये संश्लेषित करती है दोनों। अब हमें जानना है गोल्जी बॉडी के बारे में, किसके बारे में जानना है, गोल्जी बॉडी के बारे में। तो गोल्जी बॉडी को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसमें कितने फेस होते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि ये सिस्टर्नी है, ये है ना, ये सिस्टर्नी में अलग अलग फेस होती है। तो देखिए ये वाला जो फेस है, मान लो, है ना, ये सीस फेस है, सीस फेस, इसका दो तीन नाम और अभी हम लोग देखें। और इधर वाली फेस जो क्या है, ट्रांस फेस। तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं यहाँ से क्या चीज़ से, तो हम देखते हैं यहाँ पर, है ना, चिप्स फैक्ट्री के बारे में बात करेंगे, चिप्स फैक्ट्री। तो चिप्स फैक्ट्री में क्या होगा, फैक्ट्री बोल देने से, है ना, चिप्स फैक्ट्री का मतलब कैसा वाला चिप्स, तो आलू का चिप्स वाला फैक्ट्री, आलू चिप्स फैक्ट्री। तो आलू हम जानते हैं दो टाइप के आलू होता है ना, एक कौन सा आलू होता है, एक वाइट आलू होते हैं, और दूसरा कौन सा आलू, रेड आलू होता है। ठीक है, मतलब लाल आलू है, एक क्या है, सफ़ेद आलू। तो मान लो हम लोग क्या है, एल से लिपिड और एल से हम लोग इसको क्या याद रखें, लाल आलू है और ये सफ़ेद है। ठीक है, मतलब वाइट आलू होते हैं। अब ये जो दोनों हैं, है ना, ये वाली जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं प्रोटीन और लिपिड, तो इन लोग क्या रहते हैं कि कहीं भी इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। तो बिखरे हुए रहेंगे, जैसे मान लो, है ना, आलू जब खेत से निकलेगा, फील्ड से, है ना, फील्ड से निकलेगा खेत से, तो क्या रहेंगे, एक नॉर्मल आलू है बेचारा, है ना, खेत से निकलने पर आलू है। अब आलू के कुछ भी बन सकता है यहाँ से, है ना, आलू की सब्जी बना लो, आलू का क्या बना लो, कुछ भी बना लो, आलू का समोसा बना लो, कुछ भी, है ना। समोसा जो है ना, यूनिवर्सल फूड है लगता है मुझे इस दुनिया का, है ना, जहाँ पर देखोगे समोसा, बिना समोसा काम नहीं होने वाला इस दुनिया में, ऐसा लगता है। इवन चाट गुपचुप में भी तो पूरा किसका यूज होता है, आलू का ही, आलू ही पूरा संभाल के रखा है पूरे इस दुनिया को। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आलू से ना आलू चिप्स बनाने की फैक्ट्री में लेके जाते हैं। तो खेत से निकालने पर क्या हो गया, ये नॉर्मल क्या है, ये आलू है। ठीक है, खेत से निकालने पर ये क्या है, नॉर्मल आलू, सामान्य आलू है ये। ठीक है, अब इसी आलू को हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर क्या है, फैक्ट्री है ना, इसी फैक्ट्री में डालेंगे। इस फैक्ट्री में डालेंगे तो एक तरफ इसका, है ना, डालने वाला होगा, तो डालने वाले को हम लोग मान लो सीस बोल रहे हैं, और निकालने वाले को हम बोलेंगे क्या, ट्रांस। तो देखो ये जो सीस वाला फेज होगा ना इस फैक्ट्री का, उसमें हम लोग रेड एंड व्हाइट आलू दोनों को डाल रहे हैं, मतलब डब्लू को भी डालेंगे और क्या किसको डालेंगे, आर को। तो जब हम सीस फेज से इस दोनों को डालेंगे, तो डब्लू और आर जो रहेगी यहाँ पर रैपर में पैक होके निकलेंगे, मतलब डब्लू भी पैक होके निकलेगा और आर भी क्या होंगे, पैक होके निकलेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पैकेजिंग हो रहा है। कब पैकेजिंग हो रहा है, जब ये क्या था, नॉर्मल सामान्य क्या था, ये आलू, है ना, ये क्या था, सामान्य आलू है, ये सामान्य आलू था। लेकिन पैकेजिंग होने के बाद में, जैसे ट्रांसफेज से जब निकलेगा ये, पैकेजिंग होगा तो ये क्या होगा, रैपर के अंदर में, है ना, रैपर, रैपर जानते हैं आलू चिप्स वाला, लेस वाला पूरा रैपर आता है, रैपर में बंद हो गया ये। अब रैपर में बंद होने के बाद में इसको हम लोग थोड़ा इज्जत देना है हमें, आलू नहीं बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या, चिप्स। तो इसको हमारा इसका नाम ही बदल गया। ठीक है, कैसे बदला, अब जब ये पैक होके निकला यहाँ से तो बदल गया इसका नाम। और इसका नाम भी हम लोग क्या होता है, आलू चिप्स ऐसा नहीं बोलते, चिप्स दो नहीं बोलते, लेस दो बोलते हैं, मतलब जो इसका नाम रहेगा ना रैपर में वही बोलते हैं हम लोग। तो देखो इसकी इज्जत कितनी बढ़ गई है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गई। कल तक ये सामान्य आलू था और आज पैक पैक होकर जब फैक्ट्री से निकला ये, तो चिप्स बन चुका है, तो चिप्स में इसकी इज्जत बढ़ गई। ठीक है, अरे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो बढ़ गई ना। तो देखो कहाँ से ये एंट्री किया, सीस वाले फेज से, और कहाँ से निकला ये, ट्रांस वाले फेज से। लेकिन इसके और भी कहानी है, इसके दोस्त लोग कहाँ चले गए, तो भाई आलू जो आया था
खेत से निकलने के बाद में तो इसमें मिट्टी वगैरह भी थे, तो मिट्टी धूल वगैरह के कण कहाँ चले गए, तो मिट्टी धूल के कण, तो ये भी तो क्या होना चाहिए, इसके लिए भी अलग व्यवस्था होना चाहिए, तो ये भी ट्रांससीरे से ही निकलेगा पैक होके, और लेकिन ये पैक होके जब निकलेगा तो एक अलग ही नाम देंगे इसको। देखो मिट्टी धूल वगैरह जब रहेंगे उन लोग साफ होंगे तो एक अलग ही, देखो इन लोग क्या है, कोई काम के नहीं, वेस्टेज है, तो उत्सर्जी है इन लोग, तो जो भी उत्सर्जी पदार्थ रहती है वो वैक्यूल में जाती है, तो यहाँ से बन जाती है क्या, वैक्यूल, तो यहाँ पर वैक्यूल उत्सर्जी पदार्थों को रखने के लिए होती है, और यही उत्सर्जी पदार्थ बाहर हो गए। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। अब कैसे, अब जब हम आलू को है ना आलू चिप्स के रूप में जब खाते हैं तो प्लेन रहता है, छिलका कहाँ गया, तो छिलका में बहुत सारा गुड़ रहता है, छिलके को अलग पैक करेंगे, तो छिलका में बहुत सारा गुड़ है, क्यों गुड़ है इसके अंदर में, क्योंकि जितने भी तत्व है लगभग बहुत सारे तत्व छिलके में ही रहता है, तो अच्छे अच्छी चीज छिलके में है, तो यही छिलका बनाएगा क्या, लाइसोसोम, मतलब लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, है ना, जो यूजफुल रहते हैं, तो लाइसोसोम बनाएगा। कुल मिलाकर हम बोले कि देखो ये जो व्हाइट वाला आलू था हम कहाँ किससे तुलना किए थे, इसको प्रोटीन से, जबकि लाल वाले आलू को हम लोग है ना किससे तुलना किए थे, लिपिड से, तो ये लाल वाला क्या था, लिपिड हो गया यहाँ से, और ये वाला क्या हो गए, प्रोटीन हो गए, तो प्रोटीन एंड लिपिड जो है ये भी पैक होके निकला यहाँ से, और पैक होने के निकलने के बाद इसका अलग ही इज्जत है, क्या बोलेंगे इसको, तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे इसको, प्रोटीन है तो, और इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना, उसका निर्माण का स्थल कौन है पूछेंगे, तो कौन कर रही है इसको, तो गोल्जी अपरेटस कर रही है, मतलब बोला जाए कि एक तरफ से हम लोग आलू डालेंगे दूसरे तरफ से सोना निकालेंगे, ऐसा बात है ये, यहाँ पर किसकी बात है ये, राहुल गांधी की, ठीक है, उसने ही बताया था कि एक तरफ से सोना डालो दूसरे तरफ, एक तरफ से आलू डालो दूसरे तरफ से सोना निकालो, यही बात बोल रहा था वो, है ना, तो हम लोग क्या किए, एक तरफ से आलू डाले लेकिन दूसरी तरफ से चिप्स निकाले हैं, यहाँ पर है ना सोना निकालने वाली बात ही नहीं हुआ था, है ना, जिस दिन आलू बहुत महंगा हो जाएगा उस दिन सोना बनेगा, वाजिब में सीधी सी बात है, लेकिन अभी नहीं बन रहा है, अभी क्या बनेगा, चिप्स ही बनेंगे, समझ आया कि नहीं आया, तो ये बहुत सारा चीज है, आलू के बहुत सारे गुण है, देखो इसके छिलका भी काम आ गया, धूल मिट्टी वगैरह से भी है ना जो भी निकलती वो भी काम आ गया, तो कुल मिलाकर हम लोग क्या करना चाह रहे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहता ना तो गोल्जी बॉडी तो रहता ही नहीं, यही कारण कि जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो लास्ट में जब पेकाइटिन, जब शुरू में प्रोफेज के लास्ट में जब होती है तो उस टाइम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब, और ये गायब तो गोल्जी बॉडी गायब, तो इनको हम लोग गायब क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, उसी का जो मटेरियल है वही यूज होता है किसमें, गोल्जी अपरेटस में, और गोल्जी अपरेटस जरूरी है किसके लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। भाई बताओ फैक्ट्री नहीं रहेंगे तो आलू का क्या करेंगे हम लोग, समोसा ही बनाएंगे, जब फैक्ट्री आ जाएगा तो क्या बनाएंगे, चिप्स बनाते हैं हम लोग, तो है ना ये सब की कहानी है, तो चिप्स में भी छिलका जो है ना वो लाइसोसोम है, और इसका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, वैक्यूल, और हम पढ़ेंगे भी अभी, वैक्यूल जब आएगी तो उसमें उत्सर्जी पदार्थ रहते हैं, जबकि छिलका मतलब उसमें औषधि गुण होता है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीस फेस से यही आलू जो रहती है यहाँ से एंट्री करती है ना, यहाँ से भी एंट्री करेगी, और ये ट्रांस फेस से होता हुआ है ना यहाँ पर क्या क्या चीज बन जाएंगे, तो यहाँ से बनेंगे पैकेजिंग होकर, है ना, ट्रांस फेस से पैकेजिंग होकर क्या क्या चीजें निकलती है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। पैकेजिंग में तो सबसे पहला तो ग्लाइकोप्रोटीन बनती है, ग्लाइकोप्रोटीन, और दूसरा बनता है क्या, ग्लाइकोलिपिड बनती है, उसके अलावा तीसरा और क्या बनती है, तो बनती वेसिकल्स में पैक होकर निकलती है क्या, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम भी बनती है ना, उसके अलावा चौथा और क्या बनती है, तो बनती है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स बनती है, ठीक है। उसके अलावा पांचवा और बात करें तो एक्रोसोम लेयर बनाती है, एक्रोसोम लेयर इन स्पर्म हेड, स्पर्म के स्पर्म के हेड में क्या बनाती है, एक्रोसोम का लेयर या एक्रोसोम स्तर बनाती है, तभी जाके वो जोना पेलोसिडा लेयर, कोरोना रेडिएटर लेयर को भेद पाते हैं, किस टाइम में, किस टाइम में फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो देखो हम लोग ऐसे करके ये रहता है, स्पर्म जो रहती है इसकी संरचना ऐसे रहती है, तो उसमें जो एक्रोसोम का लेयर बनाती है ऊपर में ये वाली, वही वाली क्या होती है, उसको बनाने के लिए कौन हेल्प करते हैं, तो गोल्जी बॉडी हेल्प करती है, तो ये बात हमें जानना है, एक्रोसोम लेयर इन स्पर्म, ठीक है, स्पर्म के हेड में, ये बात हमें जानना है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन, सीधा क्वेश्चन पूछता है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाने का स्थल कौन सा है, तो गोल्जी बॉडी, सीधी सी बात है, ग्लाइको वर्ड यूज कर देते हैं इसके लिए, नाम बदल जाता है, इन दोनों लोग इन लोग को संश्लेषित करते हैं, लेकिन पैकेजिंग करने का काम गोल्जी बॉडी ही कर रही है, तो गोल्जी बॉडी के हिसाब से इसका नाम हो जाता है। उसके अलावा लाइसोसोम वैक्यूल्स भी पैकेजिंग मेथड से ही बनती है। कौन से मेथड से? पैकेजिंग मेथड। पैकेजिंग का मतलब बैग में, वेसिकल्स के अंदर में पैक करके निकाल देते हैं इनको, है ना, ठीक है। लेकिन ना इसके निर्माण की जो क्रिया है ना, उसको भी हम लोग देखते हैं यहीं पर कि निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते होंगे। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोटाइडेशन बोलते हैं, ग्लाइकोटाइडेशन, जो ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण की क्रिया है, और इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोटाइडेशन कहाँ होती है करके भी पूछेंगे। मतलब वो प्रोटीन और लिपिड निर्माण की ही प्रक्रिया है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड निर्माण की प्रक्रिया, तो ये कहाँ पर होती है, तो गोल्जी बॉडी में होती है। तो अब हम जान गए कि गोल्जी बॉडी जो है क्यों कनेक्टेड रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि जब फैक्ट्री में आलू ही नहीं रहेगा तो फैक्ट्री पर लगाने का क्या ही मतलब, पहले तो आलू होना जरूरी है, अब आलू हो गए तभी हम फैक्ट्री लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा पाएंगे। बाकी ये दोनों जो बनती है वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम वगैरह, इन लोग भी पैकेजिंग से ही बनते हैं गोल्जी बॉडी के द्वारा, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी है ना, अब हमें पता चल गया होगा, ये लाइन एनसीईआरटी ने लिखा है, क्या लिखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यहाँ पर गोल्जी तंत्र कार्य देखना, यही कारण है कि गोल्जी तंत्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ रहता है। क्यों जुड़ा है जान गए, है ना, क्योंकि गोल्जी बॉडी रहेगा तभी रह पाएगा जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको प्रोटीन और लिपिड मिलता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा है ना, वो बता दिया सीस एंड ट्रांसफेज के बारे में, पूरा बात बता दिया, है ना। और ट्रांसफेज में क्या होती है, जब पैकेजिंग हो जाता है ना उसके बाद ही निकलती है, ठीक है, तो ये बात भी हमें जानना है। इस तंत्र के माध्यम से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनते हैं, बस इतना ही जानना है गोल्जी बॉडी के लिए। मेरे ख्याल से जो कहानी हम लोग पढ़े वो पूरा कहानी समझ आया होगा, है ना, ये पूरी कहानी जो है क्या क्या हुआ इसमें, है ना, वो जान गए हम लोग, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं आगे, अगला है लाइसोसोम के बारे में जानते हैं, क्योंकि गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोग जान चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी जान चुके, अब लाइसोसोम के बारे में थोड़ा देखें। क्योंकि लाइसोसोम है ना, चिप्स फैक्ट्री के अकॉर्डिंग लाइसोसोम है क्या, तो चिप्स फैक्ट्री के अकॉर्डिंग लाइसोसोम क्या है, छिलका है, ठीक है। तो छिलके में तो बहुत सारे गुण होते हैं, तो गुण क्या क्या होंगे जानते हैं। तो पहले बात तो लाइसोसोम जो रहती है सिंगल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड है, क्योंकि वेसिकल्स जो रहती है बैग में पैक करके आई हुई रहती है। इसकी जो खोज किया गया था क्रिश्चियन डी डुए नाम के साइंटिस्ट ने किया है, लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुए, ठीक है। तो देखें गाल्गी तंत्र में पैकेजिंग की प्रक्रिया द्वारा निर्मित झिल्लीबद्ध पुटिका संरचना होती है, पुटिका मतलब वेसिकल्स के फॉर्म में होती है ये, है ना, कौन, लाइसोसोम। तो देखिए इसमें क्या होती है, लाइसोसोम पुटिकाओं में लगभग सभी प्रकार के जल अपघटक एंजाइम, जैसे कि हाइड्रोलेजेस, दूसरा लाइपेजेस, तीसरा प्रोटीएजेस और चौथा कार्बोहाइड्रेजेस पाए जाते हैं। सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम मतलब हम एंजाइम के 8 प्रकार पढ़ते हैं, हम एंजाइम के जब 8 प्रकार पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, तो 8 प्रकार में से जल अपघटन जो करती है जो एंजाइम, वो सभी एंजाइम, मतलब जल अपघटन मतलब जल को निकालेगा, अपघटित करेगा, अपघटन करना मतलब निकालना, जल को निकालना, तो जल को निकालती है। तो क्या क्या कौन कौन सा एंजाइम, तो हाइड्रोलेजेस एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, है ना, मतलब हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेजेस, है ना, HLP से याद कर सकते हैं या HPL से याद कर सकते हैं, HPLC, है ना, जैसे IPL होता है वैसे ही HPL, है ना, क्रिकेट का भाग होता है तो HPLC से याद कर लेना, IPL HPL, आई के बाद IJK H आती है ना, तो वैसे ही H याद कर लेना HPL से, ठीक है। हाइड्रोलेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेज, है ना, लाइपेजेस, और C क्या है, कार्बोहाइड्रेजेस, तो इसे याद कर लेना है। तो चूंकि बताओ, क्योंकि ये सब एंजाइम है, तो बताओ ये सब एंजाइम है तो डाइजेशन में हेल्प करते होंगे, तो डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं, तो बताओ कार्बोहाइड्रेजेस वाला होगा तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता होगा, लाइपेज वाला है तो वसा या फैट को क्या करता होगा, डाइजेस्ट करता होगा, प्रोटीएज है तो प्रोटीन को करता होगा। तो देखो, लेकिन ये सब चीज करने का रीजन क्या है इसका, तो देखना, मतलब ये कैसे एक्टिव होती है तो वो जानता है। तो अम्लीय पीएच जो है ना, इस पर ही क्या होते हैं इन लोग, सक्रिय होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देंगे कि जो लाइसोसोम में प्रेजेंट रहने वाले जल अपघटनी एंजाइम है वो कौन से पीएच पर सक्रिय होते हैं, पूछेंगे। तो कौन से पीएच पर, अम्लीय पीएच पर, मतलब जिसका पीएच जो है ना, किससे कम है, 7 से कम है, उन्हीं लोग पर ही क्या होते हैं, एक्टिव होंगे, मतलब जिसका पीएच क्या होंगे, 7 से कम होंगे, उसी पीएच में ही एक्टिव होते हैं, तो है ना, सक्रिय होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करते हैं। तो फिर बोलोगे यहाँ पर एक बात है, ठीक है,
ये तो बता दिए हाइड्रोलेजेस जो एंजाइम है, हाइड्रोलेजेस जैसे कौन, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, 3 चीज तो बता दिए है ना। हाइड्रोलेजेस में प्रोटीन, लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट बता दिए। लेकिन यहाँ पर डाइजेशन तो न्यूक्लिक एसिड का भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक और एंजाइम का नाम आएगा न्यूक्लियेज, तभी तो वो न्यूक्लिक एसिड को भी करेगा। हालांकि एनसीईआरटी दिया नहीं है, लेकिन डाइजेशन वाले में इसको दिया है। तो इसका पाचन करते हैं, बोल दिया है न्यूक्लिक अम्ल का पाचन, मतलब डीएनए का भी पाचन कर सकती है ये एंजाइम। तो न्यूक्लिएज के लिए, न्यूक्लिएज एंजाइम को भी तो देना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो न्यूक्लिएज एंजाइम भी आएंगे है ना। तो ऐसे छाटने वाले क्वेश्चन दे दिए मान लो, तो है ना कि कौन कौन से का डाइजेशन करता है करके, तो प्रोटीन, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को तो डाइजेशन करते ही है, साथ में न्यूक्लिएज भी है क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल का भी पाचन करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसके पास में लगभग 100 प्रकार के ना क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके अंदर में, बहुत सारे एंजाइम। और ये क्या करते हैं, विपरीत परिस्थिति जब आती है, ज्यादातर खासकर स्टारवेशन के समय में, है ना, स्टारवेशन, स्टारवेशन को बोलते हैं भूख अनशन, भूख अनशन के टाइम में, जैसे मान लो कोई अनशन में बैठा रहता है भूख हड़ताल में, है ना, तो उस टाइम में स्टारवेशन के समय लाइसोसोम क्या करती है, लाइसोसोम अपने आप को क्या करने वाली है, यहाँ पर बश करेगी, मतलब इसको फोड़ेगी, फोड़ देती है, अपने आप को फोड़ देगी। तो बताओ, फोड़ देती है तो इसमें से क्या निकलेंगे, एंजाइम निकलेंगे। और यही एंजाइम जो है ना, बाकी सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांगों को, सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिकांगों को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है ना, डिस्ट्रॉय। अब डिस्ट्रॉय हो गया, कोशिकांग जो है पूरे मर गए, तो इसी की वजह से क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से मृत हो जाएगी, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, डेड। और डेड जब हो जाएगी, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुसाइडल बैग बोलते हैं, मतलब आत्महत्या की थैली बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग, तो लाइसोसोम को बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है। तो यहाँ से ए आर वाले क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि वाई, मतलब ऐसे क्वेश्चन देंगे कि लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, मतलब बोलेंगे कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली होती है। रीजन बताएंगे कि इसके पास में है ना बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है, जो अम्ली अम्लीय माध्यम में सक्रिय होती है। लिखने की जगह में क्षारीय लिख दिया मान लो कहीं, तो गलत हो गया। तो देखो, सब चीज सही लगेगा जरूर, ये क्वेश्चन सही हो रहा है हमारा करके, लेकिन एक वर्ड की वजह से गलत हो जाएंगे। मतलब पूरे पॉइंट को जब कनेक्ट करना होता है ना एनटीए वालों को, तो क्या करते हैं उन लोग, है ना, ऐसी क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसके पास में बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, जैसे कि प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेजेज और न्यूक्लिएजेज वगैरह जो एंजाइम है, ये सब चीज रहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आएगा लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम के बारे में और भी एक बात जाने की, कितनी झिल्ली से घिरी रहती है, एक ही झिल्ली रहती है इसमें, एकल झिल्ली। क्योंकि हम लोग अलग से इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, कौन जो रहती है डबल मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन से, कौन जो रहती है बिना झिल्ली की भी रहते हैं। तो एकल झिल्ली से घिरी संरचना होती है, घिरी। और चूंकि यहीं पर जब मैं लाइसोसोम वाला जब हम शुरू में देखे थे, तो उसमें बताया था कि जनरली ये एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में नहीं रहती, रेयर होती है। लेकिन डायग्रामेटिकली यदि पूछ देंगे तो उसमें दिखाया है एनसीईआरटी वालों ने, लेकिन जनरली ऐसा मान के चलना है कि प्लांट में नहीं रहती लाइसोसोम। ठीक है, इसके आगे देखें। और अगला है वैक्यूल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स का हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं, रिक्तिका, रिक्तिका है ये। यहाँ से डायग्राम से हम देख भी सक रहे हैं कि ये जो प्लांट सेल है मान लो, है ना, ये कोई भी सेल है, इसमें वैक्यूल जब दिखाई देगा ना, सीधी सी मान के चलना है किसमें होती है, ये प्लांट्स में होती है, या लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, लोअर एनिमल्स में, है ना। लेकिन इसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो जनरली ये मानते हैं कि ये किसमें प्रेजेंट रहती है, प्लांट में प्रेजेंट रहती है वैक्यूल, प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट रहती है। ठीक है, तो देखें, ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली झिल्लीबद्ध स्थान होते हैं। झिल्लीबद्ध मतलब झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं, और इसके झिल्ली का नाम भी दिया गया है एनसीईआरटी ने अलग से। तो देखें, इनमें जल, देखो क्या क्या चीजें होती है उसमें, इसमें जल भरा रहेगा, रस भरे रहेंगे, उत्सर्जी पदार्थ भरे रहेंगे, और कोशिका के लिए अनुपयोगी अन्य पदार्थ भी होते हैं। तभी तो हम लोग जब आलू चिप्स फैक्ट्री पढ़े, उसमें देखो वैक्यूल्स में हम लोग एक लाइन पढ़े थे क्या, कि यहाँ पर देखो उत्सर्जी पदार्थ जो भी होंगे, जो धूल मिट्टी के कण वगैरह, है ना, जो जो भी वेस्टेज वाला चीज़ है वैक्यूल्स के अंदर पैक होगी, और उसी से क्या बनेगा, वैक्यूल्स बनेगा। तो वैक्यूल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात जानेंगे कि वैक्यूल्स में क्या रहेगी, उत्सर्जी पदार्थ ही तो आएंगे यहाँ पर, जो जरूरत नहीं है कोशिका को उसी में ले जाके रख दिए रहते हैं, जैसे स्टोर रूम रहते हैं घर में, उसी हिसाब से। ठीक है,
तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े, वाटर है ना, दूसरा पढ़े क्या सेप के बारे में, तीसरा उत्सर्जी पदार्थ, और जो उपयोगी नहीं होती कोशिका के लिए अनुपयोगी पदार्थ वही सब चीज़ रहते हैं किसमें, वैक्यूल्स में, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्तिका। ठीक है। अब देखें, रिक्तिका एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है जिसे टोनोप्लास्ट करते हैं। और देखो ये बनती कैसे है, पैकेजिंग विधि से बनती है। गोल्जी बॉडी ही बनाई रहती है इसको, किसको, वैक्यूल्स को, तो पैकेजिंग मेथड से बनी है। इसकी झिल्ली का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, टोनोप्लास्ट नाम दिया है ना। तो टोनोप्लास्ट बोलेंगे जो भी मेम्ब्रेन होंगे इसके, तो ये वाला जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो इसको जानना है हमें। तो पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिका कोशिका के आयतन का लगभग 90% तक घेरती है। नई बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना, कि प्लांट सेल में जो 100% हिस्सा है उसमें 90% हिस्सा तो किसका ही है, वैक्यूल्स का होती है। तो 90% एरिया रहती है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, है ना, तो इसको भी याद रखना है। इसके आगे और देखिए वैक्यूल्स के बारे में, पौधों में टोनोप्लास्ट सांद्रता प्रवणता के विपरीत आयनों और अन्य पदार्थों को रिक्तिका में ले जाने में सहायक होती है, इसलिए रिक्तिका में इनकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की तुलना में अधिक होती है ना। मतलब बोलने का मतलब ये है कि हम बात करें यहाँ पर सेल का, तो इसमें 90% हिस्सा तो क्या है, वैक्यूल है, ये वैक्यूल्स है। ठीक है, मतलब वैक्यूल, रिक्तिका मान के चलो, ये क्या है, रिक्तिका, ये रिक्तिका है। ठीक है, इसके मेम्ब्रेन क्या है, यहाँ पर मेम्ब्रेन जो झिल्ली है ना, उसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। और यहाँ पर भरा हुआ है लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या है, ये द्रव भरे हुए हैं, यहाँ पर द्रव है, द्रव। ठीक है, अब इतना जान गए हम लोग। अब देखें कि जो देखो, चूंकि ये क्या होती है ना, प्लांट में यहाँ पर क्या भरे हुए रहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, साथ में यहाँ पर क्या भरी हुई है, जल है, प्लस रस सैप भरे हुए रहते हैं, मतलब जो प्लांट का जो भी सिक्रेशन रहता है वो सब चीज भरे हुए रहते हैं। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये द्रव जो भरा है उसका नाम हमारा हम क्या देते हैं, साइटोप्लाज्म है, या कोशिका द्रव्य है ये। तो कोशिका द्रव्य में कोई भी अनुपयोगी, मान लो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये नीला वाला ऐसे ऑलरेडी यहाँ पर कितना सारा है, इतना सारा है, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ, और बाकी जितने भी चीज बोला यहाँ पर वो सब चीज है ये, है ना। यहाँ पर इतना सारा, यहाँ पर देखो 1 2 3 ये 4 4 बना दिए हम लोग। तो मान लो ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ हो गया, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। तो चलो बताओ, यहाँ पर साइटोप्लाज्मा और यहाँ पर क्या है, रिक्तिका, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट। अब ये टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, यहाँ पर इधर की ओर जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर क्या है, वो है कम सांद्रता है, किसकी कम सांद्रता है, उत्सर्जी पदार्थ की। जबकि इसके रिक्तिका के अंदर क्या है, ज्यादा सांद्रता है। अब बताओ, हम पढ़े हैं जब भी कोई मॉलिक्यूल या कोई अणु निम्न से उच्च में जाती है, तो बताओ कौन से परिवहन के माध्यम से जाती है, वो सक्रिय परिवहन के माध्यम से जाती है। मतलब सांद्रता प्रवणता के विपरीत यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होना है ना, सांद्रता प्रवणता के विपरीत, प्रवणता के विपरीत, है ना, के विपरीत हो रही है यहाँ पर, सांद्रता प्रवणता के विपरीत। तो चलो बताओ यहाँ पर, है ना, निम्न से उच्च में लेके जाना है, तो बताओ पंप की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो पंप की जरूरत पड़ती है। तो सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए रहते हैं कहाँ पर, तो कहाँ पर लगे रहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, इस टोनोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में से सोडियम पोटेशियम पंप है जो सांद्रता प्रवणता के विपरीत, है ना, पदार्थों को निम्न से उच्च में भेजेगी। मतलब यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ यहाँ जाएंगे, है ना, यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ यहाँ जाएंगे, मतलब साइटोप्लाज्म से रिक्तिका के अंदर जाएगा। तो बोलेंगे सांद्रता प्रवणता के विपरीत जाती है मॉलिक्यूल। हालांकि वहां पर उत्सर्जी पदार्थ बहुत ज्यादा थे, फिर भी कम से ज्यादा की ओर जा रही है, मतलब सांद्रता प्रवणता के विपरीत। मतलब बोला जाए यहाँ पर भली एटीपी का खर्चा हो जाए, एटीपी का खर्चा होता है, तो यहाँ पर देखो यहीं पर भी वही बात हो रही है, जैसे सेल मेम्ब्रेन वाली में कहानी थी नहीं एटीपी की, एटीपी मतलब यूज होता था पंप वाली, सेम यहाँ पर भी सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए रहते हैं। उन लोग उत्सर्जी पदार्थ को साइटोप्लाज्म से निकाल कर रिक्तिका के अंदर डालेंगे, और बहुत सारा उत्सर्जी पदार्थ इसमें रहता है। यही कारण है कि वैक्यूल्स या रिक्तिका को हम लोग प्लांट का डस्टबिन बोलते हैं, प्लांट का डस्टबिन है ये, डस्टबिन ऑफ प्लांट। तो किसको बोलते हैं हम लोग, वैक्यूल्स को, जो भी पदार्थ अनुपयोगी है उनको साइटोप्लाज्म से निकालकर रिक्तिका के अंदर में लेके चले जाते हैं, भले ही सांद्रता प्रवणता के विपरीत लेके जाना पड़े मॉलिक्यूल्स को। और ये सक्रिय परिवहन के माध्यम से जाती है, कौन से परिवहन, सक्रिय परिवहन के माध्यम से जाती है।
और पंप जो रहती है सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, कुछ और सेल ऑर्गेनेल वगैरह का है ना ऑर्गेनिज्म का नाम है यहाँ पर, जैसे कि कौन, अमीबा। तो अमीबा में एक अलग टाइप की वैक्यूल्स पाई जाती है जिसका नाम है क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकोचनशील रिक्तिका या राजधानी, है ना। इसको हिंदी में एक और नाम है इसका ना, राजधानी भी बोलते हैं, कभी कभी राजधानी लिख के भी आता है, राजधानी, राजधानी नहीं है ना, राजधानी, रस को रखने वाली धानी है ना, तो राजधानी। और क्या, संकुचनशील रिक्तिका उत्सर्जन में सहायक होती है। पहला देखो ये क्या करती है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो रहती है उत्सर्जन में भी सहायक होती है। ठीक है, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करेगी, जैसे मान लो कोई भी चीज को प्रेशर जनरेट करना होगा तो वैक्यूल्स रहती है, वैक्यूल प्रेशर जनरेट करती है जिसकी वजह से उत्सर्जित पदार्थ जो रहते हैं ना क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है उत्सर्जन में सहायक होना। दूसरा क्या करती है, ये परासरण नियमन भी करती है, परासरण नियमन, है ना। दो काम होते हैं इसके ना, याद रखना, एक उत्सर्जन में सहायक होना, दूसरा परासरण नियमन करना। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के दो काम है, एक काम कौन सा, परासरण एक काम उत्सर्जन करना, दूसरा क्या, परासरण नियमन करना होता है। ठीक है, उसके बाद में और देखें, कई कोशिकाओं जैसे कि प्रोटिस्टा में खाद्य कणों को निगलकर खाद्य रिक्तिकाएं बन जाती, मतलब कुल मिलाकर ये बोल रहे हैं कि फूड वैक्यूल बनती है। तो फूड वैक्यूल्स किसमें होती करके मान लो पूछ देंगे तो प्रोटिस्टा में। तो कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिसमें फूड वैक्यूल बनती है, हालांकि अमीबा भी प्रोटिस्टा है। ठीक है, अमीबा भी क्या है, प्रोटिस्टा, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहते हैं। फूड वैक्यूल ग्रीन सल्फर बैक्टीरियास वगैरह में, या बोल जाए कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होती है प्रोटिस्टा, उसमें प्रेजेंट होती है फूड वैक्यूल। भोजन के कणों को निकलती है और वो एक पैक कर लेती है, उसको पैक करके रखे रहती है, उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल किसमें होती है, प्रोटिस्टेंस में होती है। ठीक है, तो ये बात भी हमें जानना है। तो वैक्यूल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, 4 टाइप की वैक्यूल्स होती है ना। तो उसमें हमें टाइप में नहीं जाना है, हमें तो सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम देख भी सकते हैं, ये पैरामीशियम में बनती हुई दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम में भी दिखाई दे रही है ना। पैरामीशियम में फूड वैक्यूल भी दिखाई दे रहे हैं, पैरामीशियम स्लीपर एनिमल बोलते हैं इसको, है ना। अमीबा है ये वाली, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाई दे रहा है यहाँ पर अमीबा में, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम में और भी बहुत सारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं। फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसमें भी प्रेजेंट होती है। देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें से, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तभी नाम दिया गया है उसका। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग जाने है ना। इसके बाद और देखते हैं आगे, अगला हम लोग अब पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होती है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले खोज, तो खोज किया था कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने, कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया है वैज्ञानिक। ठीक है, कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, खोज किया है, लेकिन इसका नाम जो किया है ना, नामकरण, तो नाम दिया गया है ना, सी बेंडा नाम के, चार्ल्स बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने दिया था क्या, ये माइटोकॉन्ड्रिया का नाम। तो हमें जानना है कि कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने तो डिस्कवरी किया है, लेकिन नामकरण किया है किसने, सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसके बारे में हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्योंकि इससे पहले जब हम जो भी देखें कौन कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल, ये सभी किस में आती है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती है। जबकि ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जो हम पढ़ेंगे अभी, और पैराक्सिसोम, ये किस में नहीं आते, इन लोग ईएमएस में नहीं आते, मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते। ठीक है, अब देखें माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी और है ना नामकरण के बारे में तो बता दिया, लेकिन ना माइटोकॉन्ड्रिया जो रहती है ना, इसको कलर करोगे तभी दिखाई देता है, बिना कलर के दिखाई नहीं देता। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो वो ऐसे दिखाई नहीं देता है। कलर करते हैं जब सेल को, तो कलर करने के बाद ही दिखाई देती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको कलर करने के लिए ना कलर कोड यूज किया जाता है ना, जैसे कि कौन, तो जेनस ग्रीन बी, है ना, ये कलर है, इसको कलर किया जाता है, डाई है, डाई, डाई मतलब कलर। जेनस ग्रीन बी नाम के जो रंजक होते हैं, रंजक, इसको रंजक बोलते हैं, रंजक, इस रंजक में हम रंगीन करेंगे तभी जाके क्या होती दिखाई देती है, ये रंगने पर ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यही बनाएंगे कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग जो है ना रंगीन होने के बाद ही दिखाई देती है वाला क्वेश्चन पूछेंगे। तो रंगने के बाद दिखाई देने वाली जो कोशिकांग है वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम एनसीईआरटी वालों ने दिया है ना, क्या दिया है, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तस्तरी नुमा, नाव के जैसे दिखाई देता है ना, सी बोट के जैसे दिखाई देता है, शिप वगैरह देखे होंगे है ना, नाव, तो उसके जैसा दिखाई देता है। देखें
इसकी संख्या, आकार और प्रत्येक कोशिका का माप शारीरिक गतिविधि के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। सीधी सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है ना, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल के ऊपर में निर्भर करती है, न कि उसके लोकेशन पर निर्भर करेगी। उसकी संख्या भी, आकार भी, और प्रत्येक कोशिका में कोशिका बड़ी है कि है ना, लंबी है कि क्या है, उसके हिसाब से इसकी संख्या जो है बदलती रहती है। और इन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शारीरिक गतिविधि। मतलब हम यहाँ पर एक चीज लिखें कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस पर निर्भर करती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या या माप या आकार या कुछ भी बात करें, है ना, जनरली हम लोग संख्या को लेकर चलेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या बोल सकते हैं शारीरिक गतिविधि या शारीरिक क्रियाओं शारीरिक क्रियाओं पर निर्भर करती है। ऐसे जगह से ना बहुत क्वेश्चन बनाने का सोचते हैं, है ना, निर्भर करती है, न कि स्थान पर, कोशिका के स्थान पर, न कि स्थान का मतलब है ना अंगों पर लिख सकते हैं, न कि अंगों पर। मतलब बोला जाए, देखो मान लो जो 24 घंटे काम नहीं करते, तो 24 घंटे एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो एनर्जी की जरूरत नहीं है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 24 घंटे काम करते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, उसमें एटीपी की जरूरत है। तो एटीपी को बनाने के लिए जो चाहिए कोशिकांग, उसका तो होना जरूरी है। तो यहाँ पर कौन सा कोशिकांग है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसी होती है जो एटीपी बनाने में, एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। इसीलिए इसको जो है शारीरिक क्रियाओं पर निर्भर करती है इसकी संख्या, न कि इसके किस पर, इसके लोकेशन पर, या बोल सकते हैं न कि अंगों पर। जैसे मान लो, है ना, जैसे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, 24 घंटे काम नहीं करते, खाना खाएंगे उस टाइम में काम करेगी, बाकी टाइम में वो आराम करते रहते, तो उस टाइम में तो एटीपी की जरूरत नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का होना ना होना कोई जरूरी नहीं है उस टाइम में। लेकिन जिस टाइम में उसका काम है कि माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी रहेगा। लेकिन हार्ट सेल हो गया, ब्रेन हो गए, लीवर हो गए, किडनी हो गए, हर टाइम काम करते रहते हैं, तो यहाँ के सेल को माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए क्योंकि एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो इसके जो संख्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर में निर्भर करती है और उसी के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखती कैसे है, तो सॉसेज दिखती है, सॉसेज के आकार के या बेलनाकार दिखाई देती है। सॉसेज मतलब नाव के जैसे दिखाई देती है, नाव नाव सी बोट, ठीक है, उसके जैसे दिखाई देती है। और उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, बेलनाकार होते हैं, जिनका व्यास देखो यहाँ पर है ना, एनसीईआरटी ने अलग से लिखा है, उसको याद रखना, 0.2 से लेकर 1.0 मिलीमीटर औसतन इसका क्या है, व्यास के बारे में बात कर रहे हैं। 0.5 मिलीमीटर होती है, लंबाई होती है 1.0 से लेकर 4.1 मिलीमीटर होती है। तो लंबाई और इसका व्यास के बारे में बात करें, ऐसे लंबाई होती है और व्यास मतलब ऐसे जो है, तो इसको भी याद रखना है कि कितना होती है। तो यहाँ पर तो हम याद ही रख सकते हैं, 0.2 से लेकर 1.0 करेंगे तो उसका औसत कितना आएगा, 0.5, जबकि लंबाई 1.0 से लेकर 4.1 तक भी हो सकती है माइटोकॉन्ड्रिया जो है। ठीक है, इसके आगे और देखें हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़े थे कि कितने मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहती है ये, तो याद रखना इन लोग 2 झिल्ली से घिरी रहती है। हम लोग पहले भी जाने थे 2 झिल्ली से घिरे वाले लोग कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस जो रहती है डबल मेम्ब्रेनस होती है, एमपीएन। ठीक है, एमपीएन से याद किए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस तीनों क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस से घिरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। जैसे बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली होती है, यह ल्यूमेन को 2 जलीय भागों में विभाजित करती है, अर्थात बाहरी भाग और आंतरिक भाग। मैट्रिक्स, आंतरिक झिल्ली मैट्रिक्स की ओर में कई तह क्रिस्टी बनाती है। ये तह सतह क्षेत्र को बढ़ा देती है। ये सतह मतलब देखो क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से घिरी है। ये आउटर मेम्ब्रेन जो है बाहर की तरफ है, इनर मेम्ब्रेन जो है ना, कहाँ की ओर है, अंदर की तरफ। और यही इनर मेम्ब्रेन जो रहती है ना, इन लोग क्या करते हैं, इनर मेम्ब्रेन यही क्या होती है, फोल्डिंग करती है, फोल्डिंग। एक बात याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में से फोल्डिंग कौन करती है वाला क्वेश्चन पूछेंगे, तो फोल्डिंग करती इनर मेम्ब्रेन, और उससे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनती है क्रिस्टी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसको कि क्रिस्टी शब्द किससे संबंधित है, तो क्रिस्टी किससे संबंधित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो क्रिस्टी बनती भी कैसे है, तो बनती है इनर मेम्ब्रेन के क्या होने से, ऐसे होके बनती है ये ऐसे। तो बताओ, जब ऐसे हो जाएगा इनर सरफेस या इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या आईएमएम, तो बताओ इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ऐसा करती है वो, है ना, जिसका नाम दिया गया है अलग से, क्रिस्टी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी।
तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों झिल्ली है, बाहरी और आंतरिक दोनों, लेकिन अंदर वाली ही बस क्या बनाती है, क्रिस्टी। बाहर वाली तो सिंपल है ना, सिंपल सी झिल्ली रहेगी। अब बताओ बाहर झिल्ली है अंदर झिल्ली है, इन दोनों के बीच में इनर मेम्ब्रेन स्पेस रहते हैं, मतलब बोला जाए यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होती है। जो आगे चल के हम ईटीएस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वो जो चलती है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलती है। और जो 2H+2H+ जो मिलता है ना, वो यहीं पर जाके रहती है, कहाँ पर, इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, या बोल सकते हैं इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होती है दो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में, वहीं पर होती है। ठीक है, तो हमें जानना है तो क्रिस्टी क्या करती है पूछेंगे, तो बताओ ना है क्रिस्टी भाई इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया को बढ़ाती है। और क्रिस्टी किससे बनती है पूछेंगे, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बनती है, ना कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं हम लोग दोनों झिल्लियों में माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों से संबंधित विशिष्ट एंजाइम पाए जाते हैं। सीधी सी बात है ना, अभी क्रेब साइकिल वगैरह जितने भी एंजाइम्स और सब चीज का पढ़ेंगे, है ना, अभी ये दोनों झिल्लियों में इसके कार्य से संबंधित क्या प्रेजेंट रहते हैं, विशिष्ट एंजाइम पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में एक वृत्ताकार डीएनए होता है, कुछ आरएनए अणु राइबोसोम होते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण घटक होते हैं। ठीक है, मतलब देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो रहती है ना, इसमें खुद का डीएनए है। तो डीएनए कैसा वाला है, तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। नीट 2025 में पूछा गया था इसको कि कौन से कोशिकांग में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसका आंसर था। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होती है किसके पास में, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास में, मतलब ये ऐसी दिखाई देती है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ये। ठीक है, जबकि हमारे या बोला जाए कि जितने भी जो हायर ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाला जो डीएनए रहता है ना, लीनियर रहता है। लीनियर का मतलब रेखीय रूप से रहता है, वो क्या रहता है, रेखीय रूप से, है ना। तो ये बात हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि इसमें क्या है, खुद का डीएनए है, खुद का इसके पास में क्या होती है, आरएनए होती है, खुद का इसके पास प्रोटीन बनाने के घटक हैं, प्रोटीन बनाने के घटक, खुद प्रोटीन निर्माण कर सकती है। उसके अलावा इसके पास खुद का क्या है, राइबोसोम है, इसके पास में खुद के क्या है, राइबोसोम। तो इस बार वाले राइबोसोम कौन से वाले हैं, 70S वाले। जबकि जो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में भी जो रहते हैं ना, वो क्या रहते हैं, 80S रहते हैं। जबकि ये कौन से वाले हैं, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होती है। खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए, खुद का प्रोटीन, बहुत सारा चीज इसके पास में खुद है ना। तो क्या कर सकती है, दूसरे के ऊपर में डिपेंड ही नहीं है। इसीलिए तो ईएमएस में नहीं आते इन लोग। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आने का रीजन ही क्या है, इसको कुछ किसी की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ ग्लूकोज दे दो, वो भी पायरुविक एसिड के फॉर्म में लेती है ये ग्लूकोज को, उससे पहले नहीं लेती। तो वही दे दो, उसके बाद ये अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन विधि के द्वारा विभाजित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन के केंद्र होते हैं, ये एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका का ऊर्जा भंडार कहते हैं। देखो, है ना, डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड तो है, लेकिन इसका जो लिक्विड वाला जो पार्ट रहता है ना अंदर में, मतलब अंदर में जो लिक्विड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स पाई जाती है, और इसी मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है। तो क्रेब्स साइकिल का स्थल पूछेंगे, तो क्रेब्स साइकिल का स्थल कौन है, यहीं पर होती है ना, क्या, मैट्रिक्स के अंदर में। और क्रेब्स साइकिल का स्थल होती है, और सभी एंजाइम यहीं पर रहते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। एंजाइम भी मैट्रिक्स में पाई जाती है, किसके एंजाइम, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम जो है, एंजाइम भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, प्रेजेंट एक्सेप्ट एक एंजाइम जो रहती है ना, इसको अभी देखते हैं। एक्सेप्ट, जब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, एटीएस के बारे में, तब जानेंगे इसमें, है ना। अभी तो ये एंजाइम ये जानते हैं कि क्रेब साइकिल जो चलती है ना, इसमें कैसे चलती है उसको जानेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स चलती है। ग्लाइकोकैलिक्स जो रहती है ना, ग्लाइकोकैलिक्स ये वाला जो है, इसमें चलती, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं, सॉरी, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये चलती कहाँ पर, ये चलती है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इससे क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस से ये ग्लूकोज रहेंगे ना, वो टूट जाते हैं किसमें, पायरुविक एसिड में। ठीक है, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे भी। अब ये पायरुविक एसिड जो रहती है, लिंक रिएक्शन चलती है ना। तो लिंक रिएक्शन, तो ये कहाँ पर चलती है, तो ये भी चलती है मैट्रिक्स में। तो लिंक रिएक्शन से बनती है ना, सक्सिनिल को एंजाइम, मतलब ये दूसरा है, पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्या है, लिंक रिएक्शन, और ये चलती मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर से बनती है ना, सक्सिनिल
को एंजाइम ए, अब यही सक्सिनिल को एंजाइम ए जो रहती है ना, किस में चली जाती है, क्रेब्स साइकिल में। तो क्रेब्स साइकिल के लिए जितने भी एंजाइम होंगे वो सभी प्रेजेंट होंगे किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में। अब यहाँ से एक ईटीएस में जो यूज होने वाले जो एंजाइम है ना, ऑल एंजाइम्स है ना, ऑल एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, सिर्फ एक को छोड़कर। तो अब जानेंगे हम लोग एक्सेप्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम कहाँ पर होती है, तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। हालांकि वो किसका पार्ट होती है, एंडो, ये जो रहती है क्रेब साइकिल, इसी एंजाइम मतलब क्रेब साइकिल में प्रेजेंट रहने वाले या क्रेब साइकिल चलने के लिए जितने भी एंजाइम होते हैं सब मैट्रिक्स में है, सिर्फ किसको छोड़कर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का। भले वो यूज होता है क्रेब साइकिल में, लेकिन रहता कहाँ पर है, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो उसको भी हमें जानना है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब चीज जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ये सब चीज है ना, लिंक रिएक्शन, ये सब चीज एटीपी वगैरह सब टूट रहे हैं, ग्लूकोज का ही विखंडन होती है ना, तो ग्लूकोज टूट के पूरा एनर्जी बनाती है एटीपी। तो एटीपी जो बनते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया का ही हिस्सा होती है, और ये वायवीय श्वसन में इन्वॉल्व होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ब्रेक डाउन होने के लिए, तो उसमें वायवीय श्वसन बोलते हैं। तो उसकी वजह से एटीपी उत्पन्न होती है, और एटीपी उत्पन्न होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, या ऊर्जा का है ना भंडार की, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। किसको सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। एक लाइन एनसीईआरटी ने दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो रहती है विखंडन विधि द्वारा विभाजित होते हैं। जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे थे तो वहां पर एनसीईआरटी एक लाइन लिखा है कि प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होती है, डुप्लीकेट होकर एक दूसरे में विभाजित हो जाती है, बात लिखा है। तो विभाजित कैसे होगी, तो विखंडन विधि द्वारा, विखंडन का मतलब दो टुकड़ों में टूट जाना, विखंडित हो जाना। तो विखंडित हो जाएंगे तो इसमें भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा, वो भी एक सेल को मिल जाएगा, दूसरे सेल को मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो बोला जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनाने के लिए बहुत सारे चीज होते हैं, वही एटीपी बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज लिख रहा होगा, यहाँ पर देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स तरफ है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में दो पार्टिकल्स लगे होते हैं, यहाँ पर F0 पार्टिकल्स एंड F1 पार्टिकल्स। तो इन लोग क्या करते हैं, तो इन्हीं लोग तो क्या बनाते हैं, F1 और F0 और F1 पार्टिकल्स, इन्हीं लोग एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके एटीपेज एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी बनाते हैं। यहाँ पर एटीपेज एंजाइम आएगा, एटीपेज एंजाइम, तो एटीपेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाती है, ये एटीपी बनाती है, इन दोनों का यूज करके F0 F1 पार्टिकल्स, जिसमें से F0 जो रहती है ना, वो धसी हुई रहती है मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में, जबकि F1 मैट्रिक्स की तरफ रहता है। तो इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ेंगे तब। तो अभी ये जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वायवीय श्वसन में इन्वॉल्व होती है इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने के लिए है ना किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की, है ना, और इसको एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी बोलते हैं। एटीपी एक्चुअल में होती क्या है, तो ये न्यूक्लियोटाइड होती है, मतलब बोला जाए कि एटीपी है क्या, तो एटीपी न्यूक्लियोटाइड है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, मतलब उसमें नाइट्रोजन बेस भी होंगे, शुगर भी होगा, और क्या होंगे, फॉस्फेट भी होंगे, तो तीनों चीज रहती है, इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा काम करती है, इसीलिए इसको हम लोग अर्ध स्वायत्त अंग भी बोलते हैं, है ना, अर्ध स्वायत्त अंग। मतलब इसको ग्लूकोज बस दे दो, उसके बाद इसको ना कोई लेना देनी है नहीं है, सेल के अंदर कौन है, कौन प्रेजेंट है, कौन जीवित है, उससे क्या लेना देना है इसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोई लेना देना नहीं रहता, इसीलिए ईएमएस में भी नहीं आते। और अर्ध स्वायत्त अंग है क्यों, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सभी काम तो ये खुद कर रहा है, और खुद भी हर एक चीज इसके पास में प्रेजेंट है ना। देखो ना, डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, और राइबोसोम वगैरह खुद का राइबोसोम होती है। तो इन सबसे कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे यही आ गया था नीट 2025 में कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए किस में होती है, ये पूछ दिया था। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो याद रखना है, ठीक है। ये सभी चीजें हो गए, इसके बाद में हम लोग देखते हैं प्लास्टेट के बारे में जानते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं लवक, के लवक बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लवक। प्लास्टेट क्या है, लवक है, लवक, ठीक है। देखें, प्लास्टिड जो रहती है, पहला बात तो याद रखना, सभी पादप कोशिकाओं में और यूग्लिनोइड्स में भी प्रेजेंट होती है। इस लाइन का मीनिंग क्या है, सभी पादप कोशिकाओं में और यूग्लिनोइड्स का मतलब,
ये तो बोल सकते थे कि सभी प्रकाश संश्लेषी जीवों में होती है, ये भी बोल सकते थे, लेकिन प्लांट को स्पेसिफाई किया गया है कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और यूग्लिना में प्रेजेंट होती है, क्योंकि यूग्लिनॉइड जो होते हैं ना एनिमल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसको, है ना। मतलब ये होती है क्या, एक्चुअल में प्रोटिस्टा है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं कौन, यूग्लिनॉइड्स या यूग्लिना बोला जाए, तो ये पादप कोशिका में और यूग्लिनॉइड्स में पाई जाती है कौन, प्लास्टिड। तो कैसे होते हैं प्लास्टिड जानते हैं हम लोग, तो ये आकार में बड़े होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से आसानी देखे जा सकते हैं, इनमें कुछ वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिड जो है प्लांट में ही प्रेजेंट है, यूग्लिना में भी प्रेजेंट है, यूग्लिना में प्रेजेंट है, लेकिन यूग्लिना क्या है, प्रोटिस्टा है। तो कौन सी प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वाली प्रोटिस्टा होती है। और यूग्लिनॉइड्स में भी ना हर टाइम काम नहीं करते रहती, जब लाइट रहेगी तभी काम करती है, लाइट के नहीं रहती तो काम नहीं करती। यही कारण कि प्लांट एंड एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है कौन, यूग्लिनॉइड, मतलब पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी होती है कौन, यूग्लिना, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास में क्या है, पिगमेंट है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण कर पाती है किस टाइम में, जिस टाइम में लाइट नहीं रहता, लाइट रहता है उस टाइम में, ठीक है। लाइट नहीं रहता तो हेट्रोट्रॉप्स के रूप में काम करती है, ठीक है। अब देखें प्लास्टिड के बारे में, प्लास्टिड में क्या क्या चीज़ें आती है उसको भी जानते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स वर्णक होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने का काम करती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे, अगला क्लास हमारा फोटोसिंथेसिस वाला ही होगा। फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि क्लोरोप्लास्ट में कैसे संरचना होती है और कैसे काम करती है उसके बारे में, ठीक है। अभी ये देखना है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट को देखे और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट को देखते हैं, इसमें वसा में घुलनशील कैरोटीनॉइड्स वर्णक जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल आदि होते हैं, ये पीले, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। एक वर्ड यूज किया गया है क्रोमोप्लास्ट के लिए, वसा में घुलनशील कैरोटीनॉइड्स वर्णक, मतलब इसमें दो वर्णक है, कैरोटीनॉइड्स है और दूसरा क्या है, ज़ैंथोफिल है। कैरोटीन, पहला कैरोटीन है ना, और दूसरा कौन सा है, ज़ैंथोफिल। ये दोनों किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील कैरोटीनॉइड्स वर्णक होते हैं, वसा में घुलते हैं इन लोग, है ना। और कौन कौन से कलर देते हैं, येलो देते हैं, ऑरेंज देते हैं और रेड देते हैं, योर, रॉय से याद कर लेना, ROY, रॉय, ठीक है। मतलब इन लोग कौन कौन से, CX रॉय से याद कर लेना, ठीक है, केमिस्ट्री X रॉय। तो इससे याद कर लेना कि कैरोटीनॉइड्स मतलब कैरोटीन और ज़ैंथोफिल क्या होते हैं, फैट सोलुबल पिगमेंट्स होते हैं, मतलब वसा में घुलनशील पिगमेंट। तो उसके बाद में वसा में घुलनशील होकर क्या देते हैं, रेड कलर देते हैं, ऑरेंज कलर और येलो कलर देते हैं। लेकिन इसके अलावा वाटर सोलुबल पिगमेंट के बारे में हमें जानना है, तो जल में घुलनशील वर्णक के बारे में भी जानते हैं, घुलनशील वर्णक जल में कौन घुलती है, तो देखते हैं जल में घुलनशील वर्णक कौन है, वर्णक का मतलब पिगमेंट। तो एग्जाम्पल देखें तो एंथोसाइनिन जो होती है, एंथोसाइनिन, ये वर्णक जो है एंथोसाइनिन वर्णक इसमें घुलनशील होती है, वाटर सॉल्युबल होते हैं एंथोसाइन जो रहती है, ठीक है। तो देखो जल में घुलनशील वर्णक को हम आसानी से पहचान सकते हैं, कैसे, वाटर में किसी चीज को, कोई भी जैसे प्लांट है, प्लांट का कोई भी पार्ट को हम लोग डालेंगे पानी में, तो पानी में उसका कलर आ जाता है। तो पानी में कलर आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो घुलनशील है पानी में, इसीलिए तो उसमें कलर आ रहा है। और वर्णक जो रहती है कलर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वर्णकों की वजह से कलर आते हैं, मतलब पिगमेंट्स की वजह से कलर आती है। तो याद रखना, वसा में घुलनशील वाले पहला है ना, दूसरा जल में घुलनशील वाले हैं वर्णक। तो एक और बता दिया मैंने, है ना, नीट में पूछा गया भी क्वेश्चन है वो, तो इसको याद रखना। उसके बाद में देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो ये विभिन्न आकृतियों और आकारों के रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। देखो एक वर्ड यूज किया, रंगहीन, इसमें क्या होते हैं, ये तो कलर प्रदान कर रहे हैं, रंगीन वाले रंगीन गुण प्रदर्शित करवाते हैं। ये भी क्लोरोप्लास्ट में, इसमें भी वर्णक है तो ये भी कलर देते हैं। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट वाले लोग रंगहीन क्या होते हैं, लवक, ठीक है, जिसमें पोषक तत्व संग्रहित होते हैं, इनमें शामिल है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था नीट 2024 में, कि पोषक तत्व को संग्रहित करने वाले अवयव या घटक कौन से होती है, प्लांट में पूछा था, तो कौन होती है, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, अब देखो खाना बनाता है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होती है इसके द्वारा, और यही क्या करता है, खाना बनाता है। तो खाना को रखने के लिए जगह भी तो होना चाहिए, तो खाना रखने का जगह कौन है भाई, ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। इसमें पोषक तत्व क्या रहते हैं, संग्रहित। तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो पहला एमाइलोप्लास्ट, दूसरा एलाइलोप्लास्ट और तीसरा एल्यूरोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट जो रहती है ये ए है ना, और ये क्या है, इलियोप्लास्ट या इलियोप्लास्ट भी दोनों बोलते हैं, और ये एल्यूरोप्लास्ट है, तो इसे याद रख लेना। एमाइलोप्लास्ट जो रहती है किसका संग्रहण करती है, स्टार्च का संग्रहण करती है। मतलब देखो बेसिकली देखा जाए तो प्लास्टिड वगैरह जो है, मतलब क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या क्या चीजें बनाती है, ग्लूकोज बनाती है, फैट बनाती है, प्रोटीन बनाती है, ठीक है, फैट मतलब ऑयल, और क्या, प्रोटीन।
तो देखो कोई ना कोई रखने के लिए जगह होना चाहिए, तो जो स्टार्च को रखते हैं ना उन लोग को क्या बोलेंगे, एमाइलोप्लास्ट। तो उदाहरण के लिए क्या, आलू, ठीक है। दूसरा क्या है, एलेलोप्लास्ट, तेल और वसा को, है ना, ऑयल टाइप का वर्ड आ रहा है यहाँ पर एलाइलोप्लास्ट में, तो तेल और वसा को संग्रहित करने वाले, है ना, होते हैं वो। एलुरोप्लास्ट में प्रोटीन संग्रहित करते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पर एग्जाम्पल हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि जितने भी प्लांट है उसमें से जिसमें से ऑयल मिलता है, तो ऑयल देने वाले लोग, है ना, किस में आएंगे, एलुरोप्लास्ट में। जैसे कि बताओ, तिल आती है, सूरजमुखी के जो बीज है, सूरजमुखी से हम लोग क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं, है ना। मस्टर्ड है, सरसों है, सोयाबीन है। ये सोयाबीन को सोयाबीन क्यों बोलते हैं, इसको जगह बीन क्यों नहीं बोलते, सोया रहता है क्या सोयाबीन, सोयाबीन सोया रहता है क्या, सोयाबीन सो जाता है उसके बाद बिन रहते हैं इसको, इसीलिए सोयाबीन है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इसके अलावा और भी हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे जिससे भी तेल बनती है ना, बादाम है, आलमंड, है ना, बादाम तेल, और बहुत सारा चीज है जिससे तेल निकलते हैं, तिल तेल। तो जिसमें भी तेल निकलते हैं ना, ऑयल, तो वो किसका स्टोरेज करके रखे हुए हैं, तेल या फैट का स्टोर करके रखे, तभी तो उससे तेल निकलता है। हर एक चीज से तेल थोड़ी निकल रहा है, चावल से तेल निकाल के दिखाऊं, ठीक है। जो जिसका स्टोरेज करेगी उसी को ही तो निकालेगी। तो हम लोग आलू है ना, आलू को जब घिसते हैं तो स्टार्च निकलता है, ठीक है। इसका हम परीक्षण भी कर सकते हैं, आयोडीन टेस्ट होता है, ठीक है। नमक को डालेंगे आलू में तो आलू का कलर ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है, आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। यदि उसमें आयोडीन, उसमें स्टार्च नहीं रहता तो आयोडीन जो है बदल नहीं पाता कलर को, ठीक है। इसको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते भी हैं। तो जो स्टार्च को संग्रहित करते हैं, आलू हो गया, यहाँ पर और भी लिख सकते हैं हम लोग, गेहूं वगैरह हो गया, है ना, धान वगैरह या चावल बोल सकते हैं वो, इन सब में किसका स्टोरेज होती है, किसका, एमाइलोप्लास्ट इसकी संरचना है और उसमें स्टोरेज होते हैं स्टार्च। जबकि एलिलोप्लास्ट में संग्रहित होते हैं तेल प्रदान करने वाले जितने भी। जबकि प्रोटीन वाले लोग, तो प्रोटीन में क्या आती है, पल्स, मतलब जो दाल रहती है ना, दाल, दाल में आप कौन सा दाल बोलोगे, है ना, तो कोई भी दाल बोल सकते हैं, अरहर दाल बोल सकते हैं, तुअर दाल बोल सकते हैं, मूंग दाल बोल सकते हैं। तो जितने भी दाल रहती है ना, वो दाल जो रहती है उससे क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है ना। तो इसको अच्छा से याद रखने का, देखो इसको भूलने का, है ना, बीमारी तो रहता ही है सबको, है ना, कि भूले भूलने हैं, यहाँ से भूल जाएंगे हम लोग। तो देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। तो घर में जनरली हमारे पास में, है ना, तीन चीजें रहती है, तीन बर्तन हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए तीन बर्तनों में क्या क्या चीजें होती है जानते हैं हम लोग। बर्तन हमारे पास में, एक जो हम लोग सब्जी बनाते हैं वो, दूसरा हम लोग क्या बनाते हैं, दाल, और तीसरा हम लोग बनाते हैं क्या, चावल, चावल दाल सब्जी बनाते हैं, ठीक है। अब मैं सब्जी को पहले क्यों लिखा, क्योंकि भाई चावल दाल तो बनती ही है, सब्जी जो है ना वेरिएशन करते हैं सब में, चावल और दाल जो रहते हैं ना लगभग सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो चावल, चावल का मतलब क्या है यहाँ पर, स्टार्च है। तो चावल को हम लोग क्या बनाते हैं, एक बर्तन रहती है ना, चावल बनाने की बर्तन ही अलग है, जैसे टीन वगैरह के टाइप के रहते हैं बर्तन। तो चावल में क्या रहती है, स्टार्च, तो बर्तन, है ना, तो बर्तन को हम लोग किसको मान के चलेंगे, तो इसको मानेंगे हम लोग क्या, एमाइलोप्लास्ट वाले बर्तन है ना। जैसे एल्युमिनियम के बने हुए बर्तन का या टीन का यूज करते हैं, तो एल्युमिनियम से याद रख लेना एमाइलोप्लास्ट को, बर्तन, ठीक है, जिसमें चावल बनती है, स्टार्च। दाल बनती है किसमें, तो दाल बनती है हमारी किसमें, दाल में रहती क्या है, प्रोटीन, और ये किसमें बनती है, कुकर में, है ना, कुकर में बनती है। तो ये जो कुकर रहते हैं उन लोग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। सब्जी किसमें बनती है, सब्जी में यूज होता है ऑयल, है ना, तो सब्जी से हमें क्या मिलती है, मतलब सब्जी में रहती है क्या, ऑयल। तो ऑयल को हम लोग किसमें बनाते हैं, कढ़ाई में, ठीक है, बनाते हैं, मतलब ऑयल डाला हुआ रहता है तभी तो बनता है सब्जी। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ऑलियो प्लास्ट बोलेंगे, मतलब एलाइलो प्लास्ट बोलते हैं, एलाइलो प्लास्ट ई से, एलियो, एलियो प्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें तीन चीजें हैं, तीनों चीजों से हमें याद रखना है, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और क्या है, एलाइलोप्लास्ट। इन तीनों से तीन चीजों का संग्रहण करती है। सीधी सी बात है, जो बनेगा वही उसी चीज का संग्रहण करते हैं। तो अलग अलग चीज बनती है तो अलग अलग में संग्रहण होता है, तो याद रख लेना है। एल्यूरॉन लेयर जानते होते हैं, एल्यूरॉन लेयर के बारे में पढ़े रहते हैं, 3n कंडीशन में रहती है, जो कोटिलिडन्स होते हैं उसमें एल्यूरॉन लेयर रहता है, प्रोटीन की बनी हुई लेयर रहती है, तो उससे हमें याद कर सकते हैं प्रोटीन। बाकी स्टार्च का तो बता ही दिया है, एमाइलोप्लास्ट, है ना, बर्तन से ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, यहाँ से हम लोग कुछ का हम डायग्राम भी देख सकते हैं, प्लास्टिड के कौन कौन क्या क्या चीज़ों का संग्रहण करती है, ठीक है। इसके आगे और देखें, क्लोरोप्लास्ट, है ना, इसमें भी जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में क्या चीज़ें हैं। ये दोहरी झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, पहले ही बता दिया था। प्लास्टिड में भी क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली से घिरे हैं, जो मुख्य रूप से पत्तियों के मेसोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मेसोफिल कोशिका मतलब
जो कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है उन्हीं में पाए जाते हैं, है ना। कौन? प्लास्टिड। तो पत्तियों के मेसोफिल सेल्स के अंदर में पाई जाती है। और ये कैसे दिखाई देती है? लेंस के आकार के दिखाई देती है, या तो फिर अंडाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, डिस्क के आकार के, या रिबन जैसे आकार के, कई प्रकार के हो सकते हैं ये। क्लोरोप्लास्ट मतलब ना देखने में एक जैसे नहीं दिखाई देंगे, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है ना। तो कौन कौन से हो सकते हैं? अंडाकार मतलब ओयूल शेप, गोलाकार का मतलब राउंड शेप, डिस्क के आकार के, और क्या है? रिबन लाइक होते हैं। ठीक है, ओ आर डी आर से याद कर सकते हैं, ओ आर डी आर, है ना, ओ आर डी आर, डी आर ओ आर से याद रखना है। ठीक है डॉक्टर। तो डी आर ओ आर, ओ का मतलब क्या है? ओवल, आर का मतलब राउंड, डी का मतलब डिस्क, आर का मतलब क्या है? रिबन लाइक होते हैं। आर का मतलब क्या है? राउंड मत कर देना, ठीक है। एक आर का मतलब राउंड है, दूसरे आर का मतलब रिबन है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें 5 से 10 मिलीमीटर होती है, चौड़ाई जो रहती है ना, क्या रहती है? 2 से 4 मिलीमीटर। मीजोफिल में इनकी संख्या प्रति कोशिका एक होती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास एक हरा सवाल होती है से लेकर 20 से 40 तक भिन्न हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, मैथ दी कॉलम वाले में दे सकते हैं इन लोग, है ना। तो याद रखना इनको, कैसे याद रखना कि ये जो रहती किसकी संख्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, है ना, कितने हो सकते हैं? या तो एक हो सकता है वो, या क्लोरोप्लास्ट की संख्या क्या हो सकती है? 20 से 40 तक हो सकती है। तो एक वाले का यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है एनसीईआरटी वालों ने, क्या दिया है? क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास जो रहती है ना, एक हरा शैवाल होती है, ग्रीन एल्गी होती है क्लेमाइडोमोनास, और एक खुद यूनिसेलुलर रहता है, एक ही कोशिका है इसके अंदर में, और इसके अंदर प्लास्टिड है, प्लास्टिड में भी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक ही क्या रहती है? मतलब मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल के अंदर में रहती है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की संख्या एक हो सकती है, या 20 से 40 हो सकती है मेसोफिल सेल में। तो मेसोफिल सेल किसका? तो मेसोफिल सेल किसी का भी हो सकता है, किसी का मतलब आवृत्ति बीज, अनावृत्ति बीजों का। तो मेसोफिल सेल जो रहती है आवृत्ति बीजों में ज़्यादा पाई जाती है, तो इसकी संख्या जो रहती है ना बदलते रहती है। मतलब कुल मिलाकर हम ओवरऑल बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, मान लो लीफ है, पत्ती, तो पत्ती के अंदर में रहती है क्या? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल। अब इस मेसोफिल सेल के अंदर में रहते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर में रहती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मतलब क्या है? वर्णक है ये। क्लोरोफिल ए बी सी डी, है ना, ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में रहती है, तो लीफ के अंदर मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या? क्लोरोफिल। तो हम अभी मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या पढ़ रहे हैं। तो एक होती किसी किसी में, जैसे क्लेमाइडोमोनास में, जबकि किसी में 20 से 40 भी हो सकती है, जैसे कि मेसोफिल सेल में, है ना। किसके मेसोफिल सेल में? तो है ना, आवृत्ति बीजियों के मेसोफिल सेल में। तो ऐसे जूम करके देखेंगे हम लोग, किससे? माइक्रोस्कोप से। तो ऐसे दिखाई देती है कौन? क्लोरोप्लास्ट ऐसे बनी हुई दिखाई देती है। अब इसका फिर से हम जूम करेंगे, तो जूम करने के बाद वो कैसे दिखाई देती है? तो ऐसे दिखाई देती है, वो एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। एक को हम, है ना, डायग्राम को क्या करके देखें हैं? जूम करके। तो क्लोरोप्लास्ट में देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली कम पारगम्य होती है। अब ये क्या बात है? तो नीट 2024 इसी लाइन से क्वेश्चन पूछा था, है ना। क्या पूछा था कि देखो, तुलना करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं हम लोग, तो माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्ली से घिरी है? 2 झिल्ली से घिरी, झिल्ली से घिरी होती है ये, ठीक है। आउटर और इनर, इनर वाले फोल्डिंग बना के क्रिस्टी बनाते थे। और क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? दोहरी झिल्ली से घिरी है, दोहरी झिल्ली से। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की तुलना में इसके इनर मेम्ब्रेन को हम यदि देखें, आंतरिक झिल्ली को, तो कम पारगम्य होती है। मतलब ये क्या रहती है? ज्यादा सख्त रहती है। अब ज्यादा सख्त रहेगी तभी तो क्या होंगे, यहाँ से जब लाइट आएगा तो उसको ना डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली कम पारगम्य होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की तुलना में। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरी लाइन को, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की तुलना में, कॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की तुलना में, भाई कम पारगम्य बोलने से, है ना, हमें थोड़ी नहीं ये समझ आ जाएगा कि किसके कम, क्या चीज में कम पारगम्य, हमें तो तुलना करके बताना पड़ेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की तुलना में क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली कम पारगम्य होती है। एक वर्ड को चेंज करके दिया था एनसीईआरटी वालों ने, मतलब एनटीए वालों ने, कब? नीट 2024 में। तो इसको अधिक पारगम्य होती है लिख दिया था, आप कोई नोटिस ही नहीं किए थे इस जगह को, इसीलिए गलत हो गया, है कि नहीं। तो कम पारगम्य होती है इसके आंतरिक झिल्ली क्लोरोप्लास्ट की माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की तुलना में, तो बता दिया मैंने।
है ना। और जानते हैं क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली से घिरे स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं, जबकि उसमें क्या बोलते थे, इसके जो है ना था, जो झिल्ली से घिरे हुए थे अंदर में, मैट्रिक्स बोलते थे, जबकि इधर वाले को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड वाले को स्ट्रोमा बोलते हैं। इसमें कई संगठित चपटी झिल्लीदार थैलियां होती है जिन्हें हम लोग थैलेकॉइड कहते हैं, है ना। सिक्के सिक्के के रूप में अभी जानेंगे। थैलेकॉइड की झिल्ली में एक स्थान होता है जिसे ल्यूमेन कहते हैं। क्लोरोफिल वर्णक थैलेकॉइड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि क्लोरोफिल के जो वर्णक रहते हैं या क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं पूछेंगे, तो थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में रहती है। यहाँ से हम थाइलेकॉइड देख सकते हैं, ये थाइलेकॉइड है। थाइलेकॉइड के बारे में बहुत बात बताया इन्होंने, क्या बोला कि यहाँ पर क्लोरोफिल वर्णक थाइलेकॉइड में पाए जाते हैं, ये बोला, ठीक है। थाइलेकॉइड की झिल्ली में स्थान होता है जिसे ल्यूमेन बोलते हैं, ये बात भी बताया है ना। कई संगठित चपटी झिल्लीदार थैलियां होती है जिन्हें थाइलेकॉइड बोलते हैं। देखो एक्चुअल में ये है कि ये सिक्के के रूप में, सिक्के एक एक सिक्के लेंगे, सिक्के को एक ढेर बना देंगे, तो एक एक सिक्का क्या है यहाँ पर, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग थैलेकॉइड। इस सिक्के को हम क्या बोलेंगे, एक सिक्के को ना, एक सिक्का क्या है, थैलेकॉइड है। ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं, तो ये सब सिक्के मिलकर ग्रेना बनाते हैं, ग्रेना, सब मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेना। जबकि एक सिक्का क्या है ना, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक सिक्का, एक सिक्के को हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड। अब देखो इस थैलेकॉइड की जो झिल्ली रहती है ना, कि झिल्ली, थैलेकॉइड की झिल्ली, इसी में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वर्णक है। क्योंकि बताओ क्लोरोफिल वर्णक यहीं पर है, तो बताओ लाइट रिएक्शन यहीं पर होता होगा कि नहीं होता होगा, तो लाइट रिएक्शन होते हैं यहीं पर, मतलब प्रकाश अभिक्रियाएं होती है कहाँ पर, इस थाइलेकॉइड की झिल्ली में। क्यों, तो क्लोरोफिल वर्णक प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ए आर वाले क्वेश्चन देते हैं कि, है ना, थाइलेकॉइड की झिल्ली में लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। रीजन बताएगा कि वहाँ पर क्लोरोफिल वर्णक अब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना, या बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कई ऑप्शन बनाते हैं। तो याद रखना, हमें तो सिंपल से बात याद रखना कि थाइलेकॉइड की झिल्ली में लाइट रिएक्शन होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाए। क्योंकि वर्ड जहां पर भी यूज किया है एनसीईआरटी ने, ए आर वाले क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले ए आर देते हैं, और उसमें भी वर्ड चेंज करके देंगे ना, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता हुआ लगेगा लेकिन एक वर्ड की वजह से गलत दिखा हो जाएगा, ठीक है। तो थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में ये एक झिल्ली, एक थाइलेकॉइड की एक सिक्का है, उसकी झिल्ली में ये सब चीज है, ये बता दिया मैंने। अब देखो ये बहुत सारे जब चपटे रहते हैं और बहुत सारे जब ढेर बनाते हैं, ये पूरा ढेर, तो सिक्के का ढेर जब बनता है, सिक्के का ढेर, है ना, तो ये सिक्के का ढेर जब बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। तो ये बात भी हमें जानना है ना। तो ग्रेना नहीं, उसमें भी हम लोग ग्रेना नहीं बोलेंगे, इसको ग्रेनम बोलेंगे, ग्रेनम, एक ग्रेनम, दूसरा ग्रेनम, तीसरा ग्रेनम, ऐसे बहुत सारे ग्रेनम मिलकर ग्रेना बनाती है। ग्रेना बहुवचन, ग्रेनम एक वचन है, एनसीईआरटी ने दिया है ना। तो एक वचन बहुवचन से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें बताने आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ठीक है, तो देखो ये सब चीज बता दिया। लेकिन जहां पर ना देखो क्लोरो ए प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में खाली जगह है ना। इस खाली जगह में को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में खाली जगह तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते थे, यहाँ पर स्ट्रोमा बोलते थे, है ना। तो यहाँ पर से एक लाइन याद रख लेना कि डार्क रिएक्शन यही होती है, डार्क रिएक्शन का साइट होती है कौन, ये जो स्ट्रोमा है। मतलब डार्क रिएक्शन का मतलब ये क्या होती है, यहीं पर ग्लूकोज बनती है, ग्लूकोज निर्माण का स्थल होती है, वो कौन, ये जो स्ट्रोमा होती है ग्लूकोज निर्माण, है ना, होता है। तो बताओ यहाँ से हम लोग फोटोसिंथेसिस है ना चैप्टर का बात जान रहे हैं क्या, कि लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड की झिल्ली में होती है, जबकि डार्क रिएक्शन या ग्लूकोज निर्माण के लिए जो होने वाली प्रक्रिया है डार्क रिएक्शन, वो कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। ये बात हम लोग जाने, है ना। और देखते हैं हम लोग, थाइलेकॉइड ग्रेना या इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड नामक परतों में व्यवस्थित होती है। विभिन्न ग्रेना के थाइलेकॉइड को जोड़ने वाली चपटी झिल्लीदार नलिकाएं होती है जिसे स्टोमा लेमिली कहा जाता है। मतलब बोले कि सिक्के का ऐसे बहुत सारा ढेर है और ऐसे और भी ढेर है ऐसे, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाली, कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है ना यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है। ये क्या है, ग्रेनम, ये भी क्या है, ग्रेनम। ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रेनम 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 मिलकर क्या बनाएंगे, ग्रेना। और इसमें का एक चीज क्या है, एक एक जो है वो क्या है, थैलेकॉइड, थैलेकॉइड, थैलेकॉइड होती है, ठीक है। इंटरग्रेनल है ना, वो किसमें, किसके द्वारा जुड़ी रहती है, वो स्ट्रोमा लेमिली के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, बात ये भी जानना है हमें, ठीक है। विभिन्न ग्रेना जो रहती है वो किससे जुड़ी हुई रहती है,
स्टोमा लेवलिस जुड़ी होती है। स्टोमा में छोटे दोहरे स्ट्रैंड वाले वृत्ताकार डीएनए अणु राइबोसोम और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एंजाइम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम एटीएस से छोटे होते हैं। मतलब देखो, जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बात जाने थे, इसके पास में खुद का डीएनए होती है, तो डीएनए भी कैसा वाला, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास में था, है ना। उसके अलावा इसके पास में क्या है, आरएनए भी है। उसके अलावा इसके पास में क्या है, प्रोटीन भी है। उसके अलावा इसके पास में क्या है, राइबोसोम भी है ना। तो राइबोसोम कौन से वाली, 70S वाली ही राइबोसोम है इसके पास में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास में था। तो इसके पास में खुद का डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, प्रोटीन बनाने के लिए सब चीज है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन संश्लेषण के लिए सब चीज है। तो बताओ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखो सब चीज है, मतलब है ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते, आरएनए होते, प्रोटीन होते, राइबोसोम होते हैं, सब चीज है। तो बताओ हम लोग इसको भी क्या बोल सकते हैं, अर्ध स्वायत्त अंग बोल सकते कि नहीं बोल सकते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोले थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे हम बोलते हैं अर्ध स्वायत्त अंग, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट को भी हम लोग अर्ध स्वायत्त अंग बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास में सब चीज़ है जिसकी जरूरत है, एक जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरत है उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी कौन सा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग जाने, है ना। क्लोरोप्लास्ट में ये सब चीज़ें भी है, तो कंपेरिजन वाले जब क्वेश्चन देंगे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या डिफरेंस है करके, तो ज़्यादातर चीज़ों को तो यही लिखे रहेगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, आरएनए होती है, खुद का प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री है, राइबोसोम है इसके पास में। तो है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस से क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आंतरिक झिल्ली वाले से क्वेश्चन आ चुका है कि तुलना में इसकी आंतरिक झिल्ली कम पारगम्य होती है वाले से, तो ऐसा कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, और इन सब का डिटेल हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, है ना। क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट डिफरेंट पूरे फंक्शन, और इन सब का जो जितने भी फंक्शन है इसको सब लोग हम लोग फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। और आज की क्लास को हमें जानना है तो यहाँ पर हम मैसेज करके ले सकते हैं, नीट जोन के WD को सब्सक्राइब करके रखना है। मेन बेसिकली इसको ना हम PDF को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, नीट जोन क्लासेस के। ठीक है, थैंक यू।